अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं ऑडिबल हूँ? जी, आपकी आवाज़ आ रही है उस्मान भाई। सलाम जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। चलें जी, ठीक है। जज़ाकल्ला खैर फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान शरीफ है। टेकवेंट ग्लोबल को मैं लीड करता हूँ और एआई ट्रेनिंग्स के हवाले से हम काम करते हैं। तकरीबन काफ़ी 2 साल हो गए हैं और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी सारे लोगों की तरफ से ये बात चलती है कि कुछ वेबिनार्स हों जिसपे जो है वो उनकी नॉलेज अपग्रेड हो। और मशीन लर्निंग के हवाले से एक बबल है कि ये है क्या एग्जैक्टली exactly। तो इस हवाले से आज हमारे साथ मुदस्सिर साहब हैं। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और मेरी इनके साथ एक बड़ी लंबी एक नशिस्त हुई थी और उसमें हमने काफ़ी सारे ज़बरदस्त जो है ना कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने मुझे बड़ा आसान करके चीज़ों पे बताया और बड़ी एक हेल्दी डिस्कशन हुई थी। तो मैंने उस दिन इनको जो है वो सोचा था कि हम किसी तरीके से आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इनकी जो खिदमात हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो इनका इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूँ कंसाइजली। ये है कि मुदस्सिर साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर्स किया है एनईडी से। और वहीं पे अब एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ा भी रहे हैं मास्टर्स को। और इसके अलावा तकरीबन कोई 30 से 40 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे इन्होंने काम किया है एआई के हवाले से। और अभी भी उनको सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज हम थोड़ा सा ना इनसे एक रिक्वेस्ट हम ये कर रहे हैं कि एमएल है क्या एग्जैक्टली ना, तो उस पे ये हमें बताएं इंशाल्लाह। तो मुदस्सिर भाई प्लीज़ आप कंटिन्यू करें और जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम कि आपने हमें टाइम दिया। तो इंशाल्लाह आप अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहा पार्टिसिपेंट्स का तो मुदस्सिर साहब इंशाल्लाह और भी टाइम देंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है एज पर डिस्कशन विद मुदस्सिर साहब, ये हमारी बेसिक्स पे है इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो आप लोग इंटरेक्टिव रखिएगा इसको और जो भी मुदस्सिर साहब की तरफ से सवाल हो उसको जवाब भी दीजिएगा। और जो भी आपके जहनों में जो चीज़ें हैं कि एमएल क्या है तो इनसे एक्सप्लोर करें। जो 40 प्रोजेक्ट्स का इनके पास जो एक्सपीरियंस है उसको किसी तरीके से जो है ना आप विड्रॉ करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर जी मुदस्सिर भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम बिल्कुल। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें, क्या हाल है? आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सब। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, मैं इस पे स्टार्ट करने से पहले आपको एक दो बातें बता देता हूँ सेशन के हवाले से। एक तो देखें, सेशन ना ये कोई, मैं इसको एज अ लेक्चर की तरह लेकर नहीं चलूंगा या एज अ कोई स्ट्रिक्ट वेबिनार की तरह लेकर नहीं चलूंगा। ये समझ लें कि जैसे डिस्कशन है। कई चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। कई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो आप लोग मुझे बताएं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह कई चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आएंगी। तो इसको बिल्कुल इस तरह से देखें जैसे कोई डिस्कशन होती है दोस्तों के दरमियान। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैं लेक्चर है, मैंने प्रेजेंटेशन तो प्रिपेयर की है, मगर फील फ्री आप लोग कभी भी कोई समझें कि इस चीज़ को और एक्सप्लेन कर दूं, डिटेल में चला जाऊं, तो आप लोग मुझसे कह सकते हैं, हम उस चीज़ को और परस्यू कर लेंगे। तो यहाँ कोई मकसद ये नहीं है कि हम किसी टॉपिक को या किसी प्रेजेंटेशन को ख़त्म कर लें, बल्कि मकसद सिर्फ ये है कि जो जो आप लोग के सवालात हैं उनको हम अच्छे जवाब दे सकें और उसको जो है ना मतलब हम वो कर सकें। शुरू करने से पहले जो है मैं इसमें थोड़ा सा अपना बता देता हूँ कि जो मेरा अपना मकसद क्या होता है इस तरह के वेबिनार वगैरह करवाने के अंदर। एक तो ये कि सलमान भाई बहुत अच्छे मतलब दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, और मतलब कई मतलब इनकी मतलब वो हैं, हमारे ऊपर एहसानात भी हैं हर मामले में। दूसरा ये कि मेरी अपनी ये ख्वाहिश होती है कि अगर मुझे कोई चीज़ समझ में आती है तो ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मतलब हमारी जो लोकल लोग हैं उन तक उस चीज़ को पहुंचाया जाए। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं समझता हूँ कि हम लोग सिर्फ इस वजह से हम लोग उसमें लैग करते हैं कि हम उसकी ना एक अंडरस्टैंडिंग अपने दरमियान रूट लेवल पे ना नहीं पकड़ पाते। जैसे अगर मैं एआई की बात करता हूँ तो एआई का बजवर्ड आजकल जो है वो बहुत कॉमन है। मगर अगर हम लोग इस बात को सोचें तो शायद ही कोई, अगर मैं 10 लोग से पूछूं तो शायद एक या दो लोग जो हैं वो मुझे सही से बता सकें कि एआई का मतलब बेसिकली है क्या। हम ठीक है एआई को चैट जीपीटी तो कहते हैं, चैट जीपीटी जो है वो एआई है, बाकी जो एआई है, बट एआई बैकग्राउंड पे है क्या। तो उसका सवाल का जवाब जो है ना बहुत सारे लोग जो है उसको जो है ना वो मिस कर जाते हैं और उसको फंडामेंटल लेवल पे समझ नहीं पाते। तो आज के जो सेशन है उसका कोई मकसद ये नहीं है मैं इसको कोई इसके अंदर मैथमेटिक्स या कोई कोडिंग वगैरह क्वेश्चन को ना लेके आऊँ। सिर्फ हम एक
इस बात की डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली एआई है क्या, मशीन लर्निंग जिसको मतलब एआई के कोर कहा जाता है वो है क्या, और बेसिकली मशीन लर्निंग और बाकी फील्ड्स एआई की आपस में रिलेट कैसे करती हैं। और अगर मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि भाई मैं मशीन लर्निंग में कुछ कर सकूं, तो उसमें दो प्रोसेस हो सकती हैं। या तो आप कोई बिजनेस ओनर है, आप चाहते हैं कि यार अपने बिजनेस को इससे हेल्प कर सकूं। सेकंड अप्रोच ये हो सकती है कि आप कोई बिजनेस ओनर नहीं, आप कोई स्टूडेंट हैं जो कि अभी इस फील्ड में इन होना चाह रहे हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो है ना हम लोग देख लेंगे कि भाई हमारे पास क्या क्या पाथ्स हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, किसी को कोई सवाल तो नहीं है? जी जी सर, सब सहायता जी करते हैं। बिल्कुल ठी- सर। ठीक है, चलें। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास। तो चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी प्रेजेंटेशन से। मैं खाली अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ साथ साथ। एक मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। ये बड़ी अच्छी दुआ थी, हमें मदरसे में सिखाई थी। इसका बहुत ही मुख्तसर तर्जुमा इस तरह से है कि मफहूम और तर्जुमा कि जो काम अल्लाह ताला मैं शुरू कर रहा हूँ उसको आप मेरे लिए आसान कर दें, और इसमें कोई मेरे लिए मुश्किल ना हो, और इसकी खैरियत से मुकम्मल हो जाए। तो इसको शुरू करते हैं। ये हमारा टॉपिक है आज का, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। और ये मेरा मुख्तसर तारुफ है। उस्मान भाई ने मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें कराई दी। तो बस ये है कि तकरीबन मुझे भी एआई और एमएल की फील्ड के अंदर 2 या 3 साल हुए हैं। मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 3 साल के अंदर अल्लाह ताला ने इतना मतलब कर दिया कि मुख्तलिफ जगहों से मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह करवा दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कई चीज़ों का मुझे आइडिया ऐसा ऐसा करके हो गया। तो वही जो एक्सपीरियंस है वही इंशाल्लाह मैं आपसे अपना आज शेयर भी करूंगा। तो इस सेशन से जो हमने बातें की मैं आपको बता दें कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। हमारा सिर्फ आज का गोल ये है, जो बहुत सिंपल रखता हूँ, कि हम भी सिर्फ ये समझ के निकलें कि एमएल है क्या, इसकी मेरे लिए ज़रूरत क्या है। और तीसरा ये कि अगर मैं कोई बिजनेस ओनर हूँ या मैं कोई स्टूडेंट हूँ तो फिर मैं एमएल सीखने के लिए या एमएल करने के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। ये जो है हमारा आज का गोल है। और अगर इसमें मतलब कोई ऐसा है, कोई मतलब बहनें हैं, कोई मदर्स हैं, वो चाहती हैं भी अपने भाइयों के लिए छोटे या अपने मतलब बच्चों की देखना चाहती हैं कि यार हम क्या करवा सकते हैं, तो उसमें हो सकता है उनको उसमें भी एक मतलब आइडिया मिल जाए कि मतलब वो फ्यूचर में ये चीज़ मतलब कैसे कर सकते हैं आगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसी कोई सवाल यहाँ तक? कोई सवाल जी किसी का? सर। हाँ जी, कोई सवाल तो बताएं। असल में मेरा तो मैं थोड़ा तारुफ करा दूँ, मैं एज अ हम्म। कंप्यूटर टीचर हूँ। और ठीक है। जो है बीकन स्क्रीन पढ़ाता हूँ मैं। और सप्लाई क्या चेन में पढ़ाते हैं? मैंने अपना बीकन स्क्रीन में कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और मैंने अपना सप्लाई चेन में एमफिल कंप्लीट किया हुआ है। तो ये थोड़े से माशाल्लाह सेशंस माशाल्लाह। वगैरह लेते रहता हूँ उस्मान साहब और बाकायदा यूनिवर्सिटी के साथ एमबीए भी किया हम लोगों ने। तो मशीन जी जी लर्निंग जी। बहुत अच्छा टॉपिक है। बेसिकली एआई से मैं आजकल बहुत ज़्यादा कोर्सेज करना चाह रहा हूँ कि एआई की कोर्सेज हो सके। कोई जैसे नोटबुक एलएम वगैरह है, इस पे मैंने अभी भी सर्च किया था, उस्मान भाई ने पूरा एक सेशन दिया था। तो बहुत फ्रूटेबल तरह से हम्म। ले रहा था। और मशीन लर्निंग तो मैं अभी बेसिकली भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते रहता हूँ एनआईडी के। मेरे भांजे वगैरह स्टूडेंट्स हैं। सही सही। लर्निंग यानी रोबोटिक्स वगैरह पे हम लोग क्या क्या नाम है, ये चीज़ बनाते थे। जैसे सी प्लस प्लस कहीं यूज़ नहीं हो रही, हम एआई के तौर पे या रोबोटिक्स में हम सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं। तो बड़ा अच्छा सेशन ऐसे है ही। आपका। तो मैं थोड़ा सा ये चाह रहा था कि थोड़ा सा टीचिंग लिहाज से भी थोड़ा बताएं कि किस तरीके से हम इसको और इनोवेशंस कर सकते हैं इसके अंदर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है, आपने अच्छे के बता दिया। तो इंशाल्लाह मैं जहाँ तक एग्जांपल मेरे जहन में आएगी ना, मैं टीचिंग के लिहाज से आपको बताता रहूँगा कि आप इसको टीच कैसे कर सकते हैं या इसके एग्जांपल्स कैसे दे सकते हैं। ठीक है जी इंशाल्लाह। बिल्कुल, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। तो अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप में से जितने लोग अभी यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से कितने लोग हैं जिनको चैट जीपीटी का पता है? चाहे बस वो बेशक कोई वो हाथ खड़ा कर दें चैट के अंदर, या मतलब बना चाहे बता दें, चैट जीपीटी का किस किस को पता है? जी आई नो द चैट जीपीटी बिकॉज इट्स अ सर्चिंग टूल ऑफ एआई। ऐसे ही है। इट्स चैट जीपीटी जो है, फिलहाल समझ लें कि हम ये कहते हैं कि पोस्टर चैट चाइल्ड है। जीपीटी चैट हाँ बताएं। जीपीटी सर्चिंग टूल नहीं है, जनरेटिव टूल है। यानी वो कंटेंट जनरेट करता है, पुराने पैटर्न्स को देख के प्रिडिक्ट करता है डेटा। हाँ पुराने बिल्कुल जो सही। पैटर्न होता है उसको देख के प्रिडिक्ट करता है कंटेंट को, मैजिक भी नहीं करता है। यानी मिसाल के तौर पर हम समझते हैं ना कि भाई चैट जीपीटी सोच रहा है। बाज लोग चैट जीपीटी को बोलते हैं कि चैट जीपीटी थिंक करता है, वो हमें लगता है ऐसा है कि थिंक कर रहा है, लेकिन वो प्रिडिक्ट करता है।
ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और लेकिन मशीन लेकिन लर्निंग का प्रिडिक्ट इसका भी जो ये करता है वो गूगल के थ्रू ही करता है ना। यानी मैं अपने अगर टीचिंग के लिहाज से सोचूं तो एआई के तौर पे हम एज अ सर्चिंग टूल की तरह पे यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अब उसमें एडवांस हो गई हैं कि वो पीडीएफ वगैरह बना के देता है आपको, और पूरी एक बुक भी पीडीएफ बना के देता है। लेकिन मेरे एज अ टीचिंग लिहाज से तो मैं ऐसा कॉन्सेप्ट करता हूँ कि इट्स सर्चिंग टूल, बिकॉज इस पे सारा गूगल का डेटा आपका अपलोड हुआ हुआ है। लेकिन जो आप प्रॉम्प्ट सही प्रॉम्प्ट लिखते हैं उस हिसाब से वो आपको आंसर्स कलेक्ट करके देता है। और गूगल में तो हमारे पास जो है बहुत सारे लिंक्स आ रहे होते हैं, लेकिन चैट जीपीटी से हमारे पास एक अथेंटिक एक आंसर्स आ रहे हैं। ये चीज जो आपने की ना सेंटेक वाली, ये थोड़ा सा ना बायस इसको होता है मतलब डेटा। साथ एक ना एक एस्टेरिक लगा दूंगा मैं अभी फिलहाल। तो परेशान ना हो, इस चीज को हम देखेंगे आगे। कि मतलब ये जो आपके इसमें है कि सर्चिंग टूल है, सर्चिंग टूल भी है, मगर इसमें जो दूसरा आंसर ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में, कि सर्चिंग टूल से ज्यादा सिर्फ प्रिडिक्शन का टूल है। चैट जीपीटी बजाते खुद सर्चिंग नहीं कर सकता, वो सर्चिंग के लिए मुख्तलिफ बिल्कुल टूल्स यूज करता है। तो उसको हम बिल्कुल। देखते हैं आगे इंशाल्लाह। यही चीजें हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पता चलें कि आप लोग के जिनमें आइडियाज क्या हैं, ताकि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करें। आपका काफी हद तक चीज सही है, थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसमें हम इसको और आगे देखेंगे आगे। तो बेसिकली अगर हम इस पैराडाइम की बात करें पूरे एआई की, तो देखें स्टार्टिंग में अंदर जो हमारे सबसे ऊपर से आती है वो आती है हमारे पास डेटा एनालिटिक्स। ठीक है। डेटा एनालिटिक्स हमारे पास बेसिकली क्या होती है कि हम लोग डेटा को देखते हुए हम चीजें प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स का किस किस को यहाँ पर आइडिया है? सिर्फ वैसे हाथ खड़ा कर दें, मतलब उसमें बता दें मुझे, ताकि मैं मुझे आइडिया हो। तो डेटा एनालिटिक्स में बेसिकली हम लोग करते क्या है, डेटा को हम लोग देखते हुए चीजें प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जितने भी आपके प्रिडिक्शन के सिस्टम्स हैं, प्रिडिक्शन के सिस्टम से क्या मुराद है, वो सिस्टम जो कि बताते हैं कि आगे होगा क्या, फ्यूचर में होगा क्या, जो हम फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जैसे अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर के सिस्टम्स हैं हमारे, वो भी इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर कोई और भी जहां भी हमारे प्रिडिक्शन की बात आती है ना, मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि अच्छा यार फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, तो उसके लिए जो भी हम लोग चीज यूज करते हैं वो होती है हमारे पास डेटा एनालिटिक्स के अंदर आती है। फिर खाली फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए नहीं, बल्कि अगर मेरे पास पास में डाटा गुजर चुका है, मैं उसको एनालाइज करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार लास्ट ईयर जो है वो मौसम इतना गर्म क्यों था, या वेदर के अलावा अलावा मैं एग्जाम्पल देखता हूँ कि मेरे पास मेडिकल डाटा है। मैं ये देखता हूँ कि अच्छा लास्ट ईयर जो है वो इतनी ज्यादा डेथ्स जो है वो मेरे पास बुखार की वजह से या मलेरिया की वजह से क्यों हुई। तो जहां भी मेरे पास डाटा होगा बहुत सारा, और मैं उसको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इसकी बात करूँ बिजनेस की, मैं ये बात देखना चाहूँ कि अच्छा लास्ट ईयर मेरे पास दिसंबर में कौन सी आइटम जो है वो सबसे ज्यादा सेल हुआ था। या अगर मैं रिकमेंडेशन सिस्टम की बात करूं, जो कि हमारे नेटफ्लिक्स और गूगल वगैरह यूज करते हैं, कि यार कौन सी मूवी है या कौन सा मतलब शो है जो हम लोग अगर क्रिएट करेंगे तो लोगों को पसंद आएगा। तो ये तमाम चीज जितनी भी हमारी दुनिया है जो आजकल मूव कर रही है, डेटा एनालिटिक्स के ऊपर मूव कर रही है। हम लोग जो है सिर्फ इसके ऊपर चल रहे हैं कि डाटा हम कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, और उसके बेस के ऊपर जो है ना हम लोग अपने डिसीजन लेते हैं। अच्छा, इसमें जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि अ, जब हम लोग अपने डिसीजन लेते हैं डाटा को देखते हुए, डाटा को समझते हुए, तो फिर उन डिसीजंस को बैक करना, उनके ऊपर अमल करना भी आसान होता है। और उनसे जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और मतलब उनको ये है कि हम लोग जो है ना उनसे वो चीज़ें करवा सकते हैं जो कि हम नॉर्मली नहीं करवा सकते। तो इसको इंशाल्लाह हम आगे और डिटेल से देखेंगे कि कैसे जो है डाटा एनालिटिक्स यूज हो रही है। तो डाटा एनालिटिक्स के लिए जो एक जो समझने का हमारा बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर जो मतलब हमारे पास समझने के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे पास जो है, मतलब एक फील्ड जो है ना मतलब वो बन के सामने आई है। तो एआई के अंदर हम लोग कोई नया काम नहीं कर रहे होते। एआई के अंदर नॉर्मली जो हम लोग 90% ऑफ टाइम काम कर रहे होते हैं, ये होता है कि हम लोग डेटा को यूज करके उस डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, और एनालाइज करके उसको हम लोग सिर्फ यूज कर रहे होते हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं करते। और जो हमारी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो हम लोग आजकल हम कहते हैं चैट जीपीटी है, या हम लोग मिड जर्नी इस्तेमाल करते हैं, वो सब के सब जो है हमारे पास वो आजकल आती है जनरेटिव इंटेलिजेंस के अंदर, जो कि हमें यहाँ पर पैराडाइम के अंदर नजर आएगा। और ये सारी जो है हमारे पास जो मतलब आप ये समझने के जहाँ से एआई जो है हमारे पास मैथमेटिक्स से मूव करती है, और वो एआई बनती है जो कि हम लोग आज चैट जीपीटी में यूज करते हैं और जो अपने मॉडल्स ट्रेन करते हैं, वो सारी यहाँ मशीन लर्निंग से स्टार्ट होती है। मशीन लर्निंग समझ लें कि अगर मैं किसी को आज रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्ट करे एआई, वो बंदा कि जो मतलब एआई के लिए इन डेप्थ एआई को सीखना चाहता है, तो सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है वो मशीन लर्निंग है, कि आप मशीन लर्निंग स्टार्ट करें। कि मशीन लर्निंग के अंदर वो बेसिक कोर मैथमेटिक्स और वैल्यूज हमारी शुरू होती हैं, जिनको फॉलो करते हुए हम डीप लर्निंग सीखते हैं। और डीप लर्निंग और फिर मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, जेन एआई पे काम करते हैं, जिसके जरिए हमारे चैट जीपीटी वगैरह बने हुए हैं। तो मशीन लर्निंग का ये मतलब एक रिलेशनशिप है।
जितने भी हमारे चैट जीपीटी के मॉडल्स हैं, मिड जर्नी वगैरह हैं, वो सारे जो हैं मतलब उनकी जो रूट्स हैं हमारे पास वो मशीन लर्निंग से स्टार्ट होती हैं। और इसमें जो मशीन लर्निंग है वो बहुत सिंपल है, और डीप लर्निंग वाला भी सिंपल है। बस इनके अंदर होता ये है कि जैसे जैसे हम आगे जाते रहते हैं तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, मगर फंडामेंटल्स और रूट्स हमारे चेंज नहीं होते, वो हमारे सेम रहते हैं। तो हम इसको आगे चलते हैं, और इंशाल्लाह इसको जब आगे जाके देखेंगे तो इंशाल्लाह में और क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये है क्या। ठीक है। तो ये मैंने एक स्लाइड रखी थी स्टार्टिंग के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर हमें ज़्यादा जो है मतलब वो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। मशीन लर्निंग की अगर मैं बात करूं, तो ये बात तो हम समझते हैं इस बात को कि यार एआई मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। कि मतलब एआई तो ऐसी चीज़ है कि आजकल हर बंदे को आनी चाहिए। और फ्यूचर में जो हम देख रहे हैं, जो हम इंडस्ट्री में भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एआई से जो है वो जॉब्स खत्म हो रही हैं, बल्कि जिन लोगों को एआई आता है वो उन लोगों को रिप्लेस करे जिनको एआई नहीं आता। तो ये इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि जैसे जो है वो आ, हमारे पास एक ज़माने में जब हमने किसान जो है वो हल चलाते थे, या मतलब किसान जो है वो फसलें उगाते थे, तो उसको मैनुअली सारी लेबर लेबर करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया, ट्रैक्टर आ गया। अब ट्रैक्टर आने से क्या हुआ, वही काम जो पहले 10 बंदे करते थे 10 दिनों में, वो एक बंदा एक दिन में कर लेता है। मगर क्या ट्रैक्टर आने से नौकरियां खत्म हुई? हम कह सकते हैं 9 बंदे नौकरियां खत्म हो गई जिन्होंने ट्रैक्टर चलाना नहीं सीखा। मगर उस ट्रैक्टर आने की वजह से जो ट्रैक्टर चलाता है वो एक नई जॉब क्रिएट हुई। फिर ट्रैक्टर के जो पार्ट्स बनते हैं उनकी नई नई जॉब क्रिएट हुई। फिर ट्रैक्टर का जो मैकेनिक है उसकी नई जॉब क्रिएट हुई। तो मतलब ये मतलब फिर ट्रैक्टर के जो मतलब पार्ट्स हैं, टायर्स बनाने की अलग कंपनियां हैं। तो ये जो है ना मतलब एआई से ऐसा नहीं है कि जॉब जो है वो कट ऑफ हो जाएंगी, बल्कि होगा ये कि नई जॉब्स को क्रिएट करेगा। और जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं उसमें अभी तक जो एआई है हमारे पास वो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन को बिल्कुल रिप्लेस कर सके, बल्कि वो सिर्फ हम लोग एज ए टूल यूज करते हैं। तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो हम लोग डेवलपमेंट के अंदर ऐसा नहीं कर पाते कि हम एआई से बोले वो हमें पूरा कोड जो है बिल्कुल एग्जैक्ट लिख के जो है ना एक बारी में दे दे। हम एआई को गाइड करते हैं। हम बेसिकली ऐसा काम करते हैं जैसे हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। हम गाइड करते हैं आप ये करो ये करो ये करो, हम रिव्यू करते रहते हैं और उससे कोड लिखवाते रहते हैं। वही कोड जो पहले हम लोग लिख लेते थे, लिखने में मुझे समझने लगे थे 2 हफ्ते 3 हफ्ते, अब मैं 2 3 दिन में लिख लेता हूँ। मगर उसमें ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि यार कोई मैजिक है, मैं एआई को दे दूँ सब कुछ कर सकता है। सब कुछ अभी भी नहीं कर सकता, गाइड उसको हमें करना पड़ता है, रिव्यू हमें उसको करना पड़ता है। तो इसमें ये बात आती है कि मशीन लर्निंग का क्या फायदा। देखिए अगर आपको दो इसमें जो है ना आपके पास फैसेट्स हैं, दो जो है ना मतलब आपके उसको देखने के नज़र के जाविये हैं। अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो मैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हाईली इंकरेज करूंगा कि जो आप में से खास तौर पे मशीन लर्निंग की फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं तो वो उसको परस्यू करें, क्योंकि अगर आप मशीन लर्निंग सीख लेंगे तो जैसे चैट जीपीटी है या एआई के मॉडल्स हैं जो कि हम लोग बनाते हैं, ये बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और आप फिर कर ये सकते हैं कि अपनी कस्टम नीड के लिए कस्टम टूल खुद बना सकते हैं। और मगर ये चीज़ वो है, थोड़ी सी डेप्थ लगती है इसके अंदर, थोड़ा टाइम लगता है। मगर अगर आप ये एज ए स्टूडेंट नहीं भी देखते, आप खाली इसको एज ए देखते हैं कि यार मैं एक सिंपल यूजर हूँ, मैं एआई को यूज करता हूँ, तो इसमें मेरे लिए मशीन लर्निंग की क्या क्या जरूरत है। उसमें देखिए मशीन लर्निंग की जरूरत ये होती है कि जैसे अगर मैं चैट जीपीटी से बात कर रहा होता हूँ तो मेरा बात करने का तरीका ये होता है कि मैं जब वो कोई गलत आंसर देता है तो मैं उसके रिस्पॉन्स को देख के जज कर लेता हूँ कि यार वो गलत आंसर क्यों दे रहा है। मतलब नॉर्मली अगर आप चैट जीपीटी देते हैं तो हमें पता है कि कुछ टाइम के बाद वो हेलुसिनेट करता है। हेलुसिनेट करने के बाद अगर उसके साथ हमारी चैट बहुत लंबी हो जाए तो हमें पता है कि उसके रिस्पॉन्सेस खराब होना शुरू हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। मगर अगर आपको इसकी बेसिक्स पता है तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा, अच्छा यार ये बैकएंड पे हो रहा होगा जिसकी वजह से मतलब इसका रिस्पॉन्स इस तरह से नहीं आ रहा। तो वही जो एआई के टूल्स हैं जो कि आपको इस्तेमाल करना आते हैं, होपफुली ये है कि अगर आपको मशीन लर्निंग की बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स का पता हो, आइडिया हो कि बेसिकली डेटा और बाकी चीजें लिंक कैसे होती हैं एआई के अंदर, तो उन टूल्स को आप बहुत ही ज्यादा एक समझ लें 10x टाइम्स पे इस्तेमाल करने वाले बन जाएंगे। आपको जो है ना मतलब फिर एक और चीज बड़ी होती है कि जैसे एआई का एक टूल नहीं है, मतलब आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाएं तो ए के बहुत सारे टूल्स हैं। तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा टूल सबसे अच्छा है, तो वो सारी चीजें जो है वो आपके लिए देखना जो है वो आसान हो जाएंगी। तीसरा मतलब पैराडाइम ये आता है कि आप कोई बिजनेस ओनर हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरा बिजनेस है और मैं चाहता हूँ कि यार एआई को इनकॉर्पोरेट करूँ। तो एआई को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो मतलब स्टेप्स हैं और जो मतलब चीज़ें हैं वो समझने के लिए, उनको प्रॉपर फिलफिल करने के लिए हमें जो है वो मशीन लर्निंग की बेसिक्स पता होनी चाहिए। जब मैं जिस कंपनी पहले था तो वो कंपनी ये करती थी कि जब उनको किसी भी कंपनी के अंदर एआई इन्फ्यूज करना होता था, कि मतलब कंपनी ने उनको अप्रोच किया कि हम चाहते हैं कि आप हमें एआई प्रोडक्ट बना के दें,
तो वो बकायदा उनको 1 मंथ की वर्कशॉप करवाते थे, जिसमें वो उनको मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स, एआई के फंडामेंटल्स डिटेल से बताते थे, उनके बैठ के उनके प्रॉब्लम डिस्कस करते थे, और उसके बाद उनको प्रपोज करते थे कि यार आप ये कर सकते हैं। उसकी वजह ये थी कि देखें, बीइंग मतलब अगर मैं एक नॉर्मल लेमैन की बात करूं, तो लेमैन के लिए अभी जो एआई है वो चैट जीपीटी से ज्यादा बहुत कम, मतलब उसको आइडिया है चैट जीपीटी है, ठीक है मैं यूज करता हूँ, कैसे बन रहा है मुझे नहीं पता। जब मुझे ये नहीं पता कैसे बन रहा है, तो अगर मेरी कंपनी है तो मुझे आइडिया नहीं है कि मैं अपनी कंपनी में कौन सा काम एआई से करवा सकता हूँ। और अगर चले मैं कहता हूँ, मैं मेरी कंपनी में कहता हूँ ठीक है ये काम मैंने एआई से करना है, तो उसका एक स्टेप्स क्या होंगे, मुझे इसके लिए सबसे अहम क्या चीज़ होगी, तो उन चीज़ों को मैं देख नहीं पाता। तो ये 3 तरह से चीज़ें हैं हमारे पास सोचने के लिए कि जो मशीन लर्निंग है उसका फ़ायदा क्या है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ इस फील्ड को परस्यू करूँ, फिर तो मेरे लिए मस्ट है, ये एआई के फंडामेंटल्स हैं। अगर मैं डे टू डे खाली एआई इस्तेमाल करता हूँ, तब भी ये है कि एआई को बेटर यूज करने के लिए मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स सीखना और समझना बहुत अहम है। और तीसरी जो चीज़ आती है हमारे पास, अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ, तो उसके अंदर हमारे पास ये बात होती है कि अगर मैं चाहता हूँ कि एआई से अपनी कंपनी की एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकूं, तो उसके लिए अगर मुझे मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स पता हो, तो मैं एआई को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करवा सकता हूँ। तो ये 3 तरह से हमारे पास सोचने का इसको तरीका है। तो इसमें मुझे बताइए किसी कोई सवाल है, नहीं तो हम आगे चलें इस चीज़ को लेके। कौन कौन है अभी यहाँ पर हमारे पास? आ, किसी को कोई सवाल यहाँ तक? नहीं सर, बेहतरीन बेहतरीन सर। नो आ, क्वेश्चन। अब्दुल्ला, मुझे आपसे बिल्कुल मतलब अब तक जो है ना, स्टार्ट से कब तक कुछ फाइनेंशियल आप हैं अवेलेबल हैं? अगर आप अवेलेबल हैं और मतलब कंफर्टेबल हैं तो आप बता सकते हैं, कोई सवाल तो नहीं है आपका यहाँ तक, और आपको सब चीज़ समझ में आ रही है? जी सर, समझ आ रही है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जहाँ भी इसे नहीं समझ में आए, मैं माइंड नहीं करूंगा, रोक लें मुझे बताएं, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे वहां पर, ठीक है? अच्छा हम आगे चलते हैं। ये मैंने सिर्फ कुछ स्टेटिक्स निकाले थे, ये 2025 के हैं। तो इसमें मैंने जो एक बात देखी थी, ये एक ऊपर ऊपर से हमारे पास मतलब वो हैं, क्या कहते हैं, स्टेटिक्स हैं कि मतलब कंपनीज जो है वो कैसे यूज कर रही हैं। तो उसमें जो अहम बात थी वो ये थी कि जितनी हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, मतलब नेटफ्लिक्स है, फेसबुक है, ये सारी जो हैं, मेटा है, तो इनके अंदर ये था, इनकी स्टेटिक्स ये थी कि 87% जो कंपनीज हैं, ये लोग जो है ना एआई की सॉल्यूशंस ना सिर्फ ये है कि इन्हें इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, बल्कि मुस्तकिल इनके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है? और हर 10 में से 8 कंपनियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमने एआई जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और बाकी जो है मतलब उसमें से मतलब 99 कंपनी ऐसी हैं जो जिन्होंने या तो किया हुआ है या फिर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब ये इस तरह से है कि हम जो कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनी हम देखते हैं कि मतलब वो $1 बिलियन कंपनीज यहाँ तक पहुंची हैं, तो उन सब के पीछे ये है कि मतलब वो जो है मतलब इन चीज़ों को, तो बैकग्राउंड को, डिटेल को समझते हैं कि मतलब इनको हमें यूज़ कैसे करना है, और उनको प्रॉपर अप्लाई कर रहे हैं। और हमारे साथ भी ये है कि जो हमें जल्दी इस चीज़ को समझ लेगा, सीख लेगा कि हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कंपनीज जो है वो बहुत जल्दी जो है ना मतलब वो करेंगी, मतलब मार्केट को चेंज करेंगे। और हम लोग तो जब दोस्त बैठते हैं ऑफिस के भी, और मतलब बाकी जब हम लोग बैठते हैं, जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं एक ग्रोथ को, तो वहाँ हम लोग बहुत कॉमन ये बात कहते हैं कि अभी कुछ सालों के अंदर, 5-10 सालों के अंदर, हम बहुत यूनिक चीज़ होते देखेंगे। बहुत बड़े बड़े जाइंट्स जिनको हम समझते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ये कभी हिल नहीं सकती, वो खत्म हो जाएंगी। और बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, वो ऊपर आ जाएंगी। सिर्फ डिपेंड इस पे करता है हमारे पास से कौन जो है वो इस चीज़ को समझ के सही से अप्लाई कर लेता है। हम आगे चलते हैं ताकि हम इस चीज़ को देख भी सकें कि बेसिकली इस चीज़ को हमें अप्लाई करना कैसे है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे डिस्कस जरूरत नहीं कर लेते हैं। ये मैं सिर्फ एक स्लाइड इस चीज़ के ऊपर रखी थी कि हम जगह जगह देखते हैं कि एआई हमारे पास कहाँ का इस्तेमाल हो रही है। तो इसको फिर हम मेरे ख्याल में भी डिस्कस नहीं करते, इतनी अहम नहीं है हमारे लिए। हम आगे चलते हैं कि बेसिकली एमएल है क्या हमारे पास। अच्छा, अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली जो मैं एक हम लोग इसके अंदर मिथ होती है हमारे पास एआई के लिहाज से, वो ये है कि एआई जो है ना वो एक मैजिक है, और उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, या अंडरस्टैंड करना हमारे लिए मुश्किल है। कौन कौन कहता है ये चीज़ बिल्कुल गलत है, कौन कहता है ये चीज़ बिल्कुल सही है? इस बारे में कोई बताएगा कि जो लोग कहते हैं कि भाई ये चीज़ जो है ना बिल्कुल सही है, कि एआई को हमारे लिए समझना नामुमकिन है, कौन कौन बताएगा इसको? मुझे हाथ खड़ा करके बता दें, अपने इमोशंस वगैरह के जरिए, जो इमोट्स होते हैं इसके अंदर जूम पे, कौन कौन कह रहा है कि एआई जो है समझना हमारे लिए इम्पॉसिबल है? नहीं सर, इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छी है, बहुत ईजनेस कर देती है हमारे लिए काम को। और बहुत फास्टली और फुली करेक्ट तो नहीं, लेकिन मोस्ट हद तक जो है बहुत अच्छी सर्चिंग और बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव हमारे लिए हो जाती है एआई। बिल्कुल ऐसा ही है। अब्दुल्ला, आपका क्या ख्याल है इस बारे में?
और अयान, आप बताएंगे आपका क्या ख्याल है इस बारे में, ताकि हम आगे जी मूव सर, करें। एआई ये समझना समझ। जो हाँ। आसान है, और ये मैजिक नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग इसको मैजिक समझते हैं बिल्कुल ऐसे कि पता नहीं कैसे हो रही हैं चीजें। क्योंकि हम लोग अपने ठीक आप है, को ही देख लेना, हम अपनी इंटेलिजेंस को ही देख लें तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, कौन मुझे बताएगा कि एआई जो है हमारे पास, ये मतलब कब की फील्ड है, मतलब आपके ख्याल में एआई की जो फील्ड है हमारे पास, ये कब स्टार्ट हुई। चलिए, इस पर हम बाद में बात करते हैं, इसमें बाद में बात करते हैं, ये सवाल अस्सलाम हम आगे वालेकुम जी आएगा। सर। वालेकुम सर सलाम ये तो जी, आप ये बताएं। एआई की जो फील्ड जो है पाकिस्तान में तो बहुत लेट ही लॉन्च हुई है, लेकिन आप अगर इंटरनेशनली देखें तो ये हमारे पास 2010-12 से ये लॉन्च हुई हुई है। और लोग यूज़ पे यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टूल। और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ही लेट टेक्नोलॉजी आती है। तो मेरे ख्याल से ये 2010-2012 से ये यूज़ हो रही है। बाकी आप आपकी आके बात बता सकेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। इसका बूम 10 और 12 के अंदर आया है। और बिल्कुल वैसे बिल्कुल। स्टार्ट कब से हुई है, स्टार्ट हुई है 1960 और 70 से। ये 60 मतलब 70 से। 60 70 से फील्ड बहुत पुरानी है, यही वो चीज़ जो कि मतलब हमें समझनी चाहिए कि मतलब ये चीज़ नई नहीं है। तो अच्छा। अभी ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से जो है ना, हम कहते हैं कि यार अब एआई का इतना बूम क्यों है, तो इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। ये बहुत पुरानी बिल्कुल टर्म है। और बिल्कुल। मतलब वो है, देखेंगे इसको। एआई के हवाले से मैं एक बात अभी क्लियर कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। एआई मैजिक है भी, नहीं भी है। ठीक है। मशीन लर्निंग जो है वो मैजिक नहीं है। डीप लर्निंग यू कैन से इट इज बिट लाइक मैजिक। अब मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ कि बिट लाइक मैजिक है, कि देखिए, मशीन लर्निंग जो है, जो हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर होता ये है कि हमें पता होता है हमने क्या इनपुट्स दिए, और वो आउटपुट हम उसको आराम से देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर मेरे पास अभी कोई, ये मैंने खैर खोल के रखी है एग्जांपल, हाँ ठीक है। मशीन लर्निंग जो है ना, वो हमारे पास इस तरह के डेटा के ऊपर काम करते हैं, जिस तरह हमारे पास एक्सेल बनी हुई है। मेरे पास बहुत सारे कॉलम होते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ एरिया, मैं कहता हूँ गुलशन, ठीक है। ठीक है, मैं कहता हूँ क्या कहते हैं, नाजिमाबाद। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा यार, मेरे पास प्राइस घर की ये है, एरिया मेरे पास ये है, तो आप मुझे डिफाइन करो कि यार वो बहुत पॉश घर होगा या बहुत सादा सा घर होगा हमारे पास। ठीक है, मतलब मैं एक बहुत मतलब एक वो लिया, डाटा लिया है। इससे मिलता जुलता डाटा जो है मेरे पास, आपको मैं दिखा सकता हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। अ, ए- हाँ। अब जैसे ये हमारे पास एक रियल लाइफ डाटा है जो कि इस्तेमाल होता है एआई की ट्रेनिंग के अंदर, ये सबसे कम सिंपल डाटा है। ये डाटा क्या है, बेसिकली ये डाटा हमें ये करता है कि हमें ये चार चीजें पता होती हैं कि एक खास किस्म का फूल है, उसको कहते हैं ये लोग आइरिस, IRIS। तो अगर हमारे पास उसकी ये बात पता हो कि अच्छा, कि किसी पत्ती की मेरे पास लेंथ कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, फिर पेटल की लेंथ कितनी, चौड़ाई कितनी है, तो मैं इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए बता सकता हूँ कि आउटपुट पेज मेरे पास जो वो फूल है उसकी सब क्लास कौन सी होगी। मशीन लर्निंग का डाटा देखने में इस तरह से लगता है। मशीन लर्निंग का डाटा सिंपल क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास कुछ इनपुट चीजें होती हैं, जिसको मैं फीचर्स भी कहता हूँ, और वो नंबर्स के फॉर्म में होती हैं, और आउटपुट हमारे पास होता है कि यार ये जो इनपुट है ये किस आउटपुट को बिलोंग करता है। अब इस इनपुट में क्या क्या हो सकता है मेरे पास, जैसे अगर मैं गाड़ी की बात करूं, तो गाड़ी डाटा में क्या हो सकता है, मैं कह सकता हूँ कि यार गाड़ी की मतलब मॉडल कौन सा है, मेक कौन सी है, और मतलब यूसेज कितना, कितने कितने जो है, माइलेज कितनी है। और इस बेस के ऊपर मैं उसकी प्राइस प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ होगा इसके अंदर, मेरे पास समझ लें हाँ, हो सकता है 10 हजार 20 हजार मॉडल्स पड़े हुए हों, उनकी मेक पड़ी, माइलेज पड़ी, प्राइसेस पड़ी हुई हों। तो मशीन लर्निंग के अंदर मेरे पास डाटा इस तरह का होता है, मैं इनपुट देख सकता हूँ आराम से, मैं आउटपुट देख सकता हूँ। और मॉडल बेसिकली क्या करता है कि वो इस इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करने की कोशिश करता है। इसको और डिटेल से हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। पहले इतना समझ लें कि मशीन लर्निंग में इस तरह डाटा होता है हमारे पास। डाटा टेबुलर होता है, न्यूमेरिक फॉर्मेट के अंदर होता है, न्यूमेरिक फॉर्मेट के अलावा मशीन लर्निंग में डाटा काम हमारा नहीं कर सकता। तो मशीन लर्निंग को समझना और ये कहना कि मशीन लर्निंग जो है मतलब वो हम एक्सप्लेनेबल है, वो हमारे लिए बहुत आसान है। मशीन लर्निंग जो है हमारे पास, वो कहीं से भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई मैजिक है, वो बहुत सिंपल है। डीप लर्निंग भी हमारे पास कोई मैजिक नहीं है। मशीन लर्निंग के रूल्स ही को यूज करते हुए वो है, ये है कि हमारे पास जो है वो आगे इवॉल्व होती है। मगर डीप लर्निंग का मसला ये है कि डीप लर्निंग जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है और नंबर ऑफ लेयर जो है वो हमारे पास बढ़ जाते हैं, तो ये हमारे लिए एक वक्त के बाद पॉसिबल नहीं रहता कि हम प्रिडिक्ट कर सके कि मॉडल ने आउटपुट जो दिया है वो किस वजह से दिया है। मैं समझा पा रहा हूँ।
मशीन लर्निंग के सर अंदर ये देखे देखे हम उसको आराम से समझा सकते हैं हमेशा कि यार ये चीज हुई है तो हो सकता है इस वजह से आउटपुट दिया हो। डीप लर्निंग में होता ये है कि जब मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए तो हमारे लिए ये बात एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाती है कि यार मॉडल ने ये आउटपुट क्यों दिया। तो उसके लिए बहुत कॉमनली हम लोग जब हम पढ़ भी रहे थे तो हमारे मैडम ने ये बात समझाई थी हमें कि हम लोग जो टर्म इस्तेमाल करते हैं हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स है। हम इनपुट देंगे हमें आउटपुट मिल जाएगा, मगर एक आउटपुट क्यों मिला वो एक्सप्लेन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी अयान, आप कोई सवाल पूछ रहे थे? सर मैं यही सवाल पूछ रहा था कि डीप लर्निंग जो है ना, अक्सर मैंने हम्म। लोगों से सुना है तो मशीन लर्निंग भी एक्सप्लेन कर देते हैं और डेटा एनालिटिक्स वगैरह भी एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन डीप लर्निंग सही से या तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते या हमारी हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते उसको सही से। तो वो अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें सही से। मैं बता देता हूँ। देखिए, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में फंडामेंटल डिफरेंस सिर्फ एक है। ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको डेटा दिखाया कि अगर मुझे मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इनपुट डेटा देता हूँ। जैसे मैं दिखा रहा था डेटा आपको आइरिस वाला, कि इनपुट डेटा दे, ये इनपुट कॉलम्स हैं। ठीक है, और ये जी आउटपुट जी कॉलम है। और मैं इसको बता जी। रहा कि यार इन इनपुट कॉलम को अपने आउटपुट से रिलेट करना है। रिलेट करने का मुराद क्या है, जैसे हम लोग ये देखना चाहते हैं कि यार इनपुट की क्या वैल्यू होगी तो आउटपुट की क्या वैल्यू आई। मतलब अगर इनपुट पे ये आया तो आउटपुट क्या था, इनपुट पे ये आया तो क्या आया। तो इसको देख देख के ना मॉडल लर्न कर लेता है हमारे पास। डीप लर्निंग में फर्क सिर्फ ये मशीन लर्निंग के मुकाबले में जो मेजर फर्क है वो ये है कि जैसे मशीन लर्निंग में इनको हम कहते हैं इनपुट या हम कहते हैं फीचर, कि इस फीचर को देखते जी हुए आप जी बताना है। सर। जैसे इसके मैं आपको और अच्छा समझाता हूँ। हमें ये कैसे पता चलता है कि यार ये चीज, अगर मैं आपके सामने दो तस्वीरें रखता हूँ, एक तस्वीर जो है गाड़ी की है, एक जो है वो बाइसाइकिल की है। तो आप मुझे ये किसी बच्चे को समझाना है जिसको अभी बिल्कुल जो है मतलब जिसने कभी जिंदगी में बाइसाइकिल नहीं देखी, गाड़ी नहीं देखी, तो आप उसको कैसे बताएंगे यार ये बाइसाइकिल है और ये गाड़ी है? आप उसको कैसे फर्क सर बताएंगे? हम सर हम उसके साथ उस पिक्चर के साथ लेबल लगाएंगे, यानी लेबल करेंगे कि भाई हम बाईसाइकिल। लेबल करेंगे। और हाँ ठीक है। जी, आपके ख्याल में बच्चा जो है वो बाइसाइकिल और गाड़ी को स्टार्टिंग में कैसे पहचानेगा? सबसे आसान समझना उसके लिए क्या है, देख के। देख के बिल्कुल विजुअली। नहीं, विजुअली तो है, विजुअली आपके सामने जब वो देखेगा तो अपने जी। माइंड में क्या चीज सबसे पहले बनाएगा वो, कोई बताएंगे? अपने माइंड में ये बताएगा कि साइकिल में जो है दो टायर्स हैं, और जो है कार में फोर टायर्स हैं, साइकिल में इंजन एग्जैक्टली नहीं है। और एक विजुअली फर्स्ट इफेक्ट में तो ये देखिएगा यार दो टायर्स हैं इसमें, और इसमें हैंडल है। उसमें कार्स में बकायदा फोर टायर्स पे और अच्छी बॉडी, हम्म। बिग बॉडी है। एक सिंपल भाई वैल्यूज गाड़ी के फिर साथ। गाड़ी हाँ भाई, गाड़ी की बिग बॉडी है, गाड़ी के चार हम्म, टायर हैं, साइकिल के दो टायर हैं। तो जी। बेसिकली ये चीजें क्या हैं? ये चीजें फीचर हैं। गाड़ी के फीचर क्या है? फीचर्स हैं, गाड़ी के गाड़ी की फीचर ये है, फीचर्स और उसमें प्राइस के चार टायर फीचर्स। होंगे। उसके फीचर ये होंगे कि उसके जो है ना पूरी बॉडी के अंदर बैठने की जगह होगी। उसके ऊपर अमूमन एक जो है ना रूफ होती है हमारे पास, उसका साइज साइकिल के मुकाबले में बड़ा होगा। तो होता क्या है हमारे पास, जब हम लोग मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग को भी करवाते हैं ना मॉडल ट्रेन, तो हम उसको इन्हीं फीचर्स पे लर्न करवाते हैं। मशीन लर्निंग और देखिए डीप लर्निंग जो काम करती है ना वो इस तरह काम करती है, समझने के लिए आसानी से बच्चा का लर्न करता है। बच्चे को हम कोई चीज़ कभी ये नहीं बताते यार ये चीज़ ऐसे है। हम उसको क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो देख देख लेता है। देख देख के वो खुद सीखना शुरू करता है, अच्छा यार ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। जैसे हमने कई बार देखा होगा, बच्चा जो है जब वो छोटा होता है उसने अगर खाली जो है मतलब वो बकरा देखा हो, तो वो ऊंट को देख के भी कहता है अरे बड़ा बकरा है कोई, उसको नहीं पता कि मतलब बकरे और ऊंट में क्या फर्क है। कंफ्यूज हो ठीक है। जाता वो कंफ्यूज होता है, वो हमसे पूछता है पहले कि ये कौन सा जानवर है। ठीक है, अच्छा उसके जहन में ये होता है कि यार ये बड़ी गाय है या बड़ा बकरा है, क्योंकि उसको उसने कभी वो जानवर देखा नहीं है। तो जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो मशीन डीप लर्निंग है वो भी ऐसी रन करती है। हम उसको बहुत सारा डाटा दिखाते हैं, और दिखाने के बाद हम उससे कहते हैं कि अच्छा अब आप बताओ कि जो अब आपको चीज दिखाने लगा ये चीज क्या है मेरे पास। इसको हम और आगे डिटेल से देखेंगे। अच्छा यहाँ मैं बात कर रहा था डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के ऊपर। अब देखिए डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में जो की फर्क है ना वो ये है कि मशीन लर्निंग में जब हमने मॉडल को ट्रेन करना है ना, तो हम मॉडल को बताते हैं कि यार ये चीजें देखने की हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे मशीन लर्निंग पे हमें करना है ना, काम करना है, तो मशीन लर्निंग में मैं मॉडल को बताऊंगा कि यार जिन चीजों को आपने देखना है ना, मिसाल के तौर पे मैं एक मशीन लर्निंग का मॉडल बना रहा हूँ जिसने फर्क करना है कि एक गाड़ी है या साइकिल है। तो मैं उसको बताऊंगा कि यार आपने गाड़ी के, अब आपने गाड़ी और साइकिल जो भी चीज आएगी उसकी आपने तस्वीर में देखना है उसके टायर कितने हैं, आपने साइज देखना है, आपने उसका हैंडल देखना है कि हैंडल गोल है या मतलब नॉर्मल जो है हमारे पास दूसरा बाइक वाला हैंडल है। तो मतलब मशीन लर्निंग के अंदर क्या है, जैसे यहाँ ये मशीन लर्निंग का डाटा आपके पास पड़ा हुआ है, यहाँ मैंने उसको बताया हुआ है कि आपने लेंथ देखनी है, विड्थ देखनी है और ये सारी चीजें देखनी है। मतलब मैं उसको बताता हूँ कि ये फीचर्स हैं जिनको आपने है। देखना है। तो इसको हम कहते हैं कि ठीक। हैंड क्राफ्टेड फीचर्स हैं, कि हम लोग फीचर्स उसको बताते हैं कि आपने इन चीजों पे फोकस करते हुए बताना है कि जो चीज मैं देख रहा हूँ ये क्या है। डीप लर्निंग में होता यह है कि हम मॉडल को कभी नहीं बताते कि आपने क्या चीज देखनी है। हम सिर्फ कहते हैं ये तस्वीर है इस चीज की,
आपके ख्याल में कि मॉडल को खुद कहते हैं खुद देखो क्या चीज काम की है और सीख लो, और बस मुझे तुम्हारा आउटपुट चाहिए, क्या है कैसे है मुझे नहीं पता। समझा सही। पा रहा हूँ? मतलब जी। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में जो की फर्क है वो ये आता है कि डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास जो इनपुट फीचर्स होते हैं वो हम डिफाइन नहीं करते, वो हम मॉडल्स ही कहते हैं खुद ही लर्न करो। मतलब एक ये है कि हम ये कहते हैं कि एक बच्चे को हम सिखा रहे हो ना, जैसे टायर गाड़ी और साइकिल का फर्क, हम उसको बता रहे हैं कि यार देखो साइकिल में 2 टायर होते हैं, गाड़ी में 4 टायर होते हैं। गाड़ी बड़ी होती है, साइकिल छोटी होती है। ये मशीन लर्निंग है, हम उसको ना ये चीजें बता रहे हैं। एक ये है कि हम उसको दिखाते हैं यार ये गाड़ी की तस्वीर है और इस साइकिल की तस्वीर है, आप खुद देख लो और सीख लो कि आपके ख्याल में जो आपको लगता है जिससे आप पहचान रख सकते हो, पहचान रख लो इस चीज की। सर मतलब जैसे हम वही कहते हैं लेबल डेटा और ना, अनलेबल डेटा, यानी मिसाल के तौर पर। डेटा वो भी लेवल होता है, डेटा वो भी लेवल अच्छा होता है। वो भी देखिए हम लेबल उसको होता है। बताते हैं तस्वीर है किस चीज की, ये तो बताते हैं हम उसको, तस्वीर के अंदर ही बताते हैं। मगर हम उसको ये नहीं बताते कि तस्वीर का आपको पता कैसे चलेगा कि क्या चीज क्या है। सही। सही समझा ठीक। पा रहा हूँ? कि मतलब यस सर, उसको रीजनिंग। हम उसको फीचर नहीं बता रहे कि आपने इस चीज से फोकस करना है, जिस चीज से फोकस करना है कर लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ बताना है। बाकी डीप लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग मुश्किल नहीं है समझना। डीप लर्निंग के सिर्फ जो हम कहते हैं वो कि हमारे लिए मतलब वो एक एज ए मैजिक काम करती है, वो इसलिए नहीं कि मतलब उसको हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब मैथमेटिकली एक एक डिसीजन जो है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उसको ट्रेस बैक कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है जब डीप लर्निंग में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास 100+ डायमेंशन में चली जाती हैं। हम 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 10 डायमेंशन तक भी चलो विजुलाइज नहीं कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं। डीप लर्निंग में नॉर्मली होता है कि डेटा हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ डायमेंशन में जा रहा होता है, तो उसको हमारे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग विजिबली देखना या उसको सॉल्व करना एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे पास। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ना कि जो हमारे पास जो हम कहते हैं कि डीप लर्निंग जो है वो हमारे पास वो है, एक मैजिक है। अच्छा, 100% मैजिक नहीं है, मतलब ऑब्वियसली मैथमेटिक्स है, और बहुत सारे टूल्स अब बन गए हैं जिनको देखते हुए हम आइडिया कर सकते हैं कि जो डीप लर्निंग का मॉडल है वो बैक एंड पे क्या कर रहा है, बट वी स्टिल कैन नॉट बी 100% श्योर। तो वो फिर ये है कि डीप लर्निंग क्योंकि एक बहुत मतलब अलग टॉपिक है, तो इंशाल्लाह अगर मौका में तो उसके भी हम क्लास रखेंगे। उसमें इंशाल्लाह फिर मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉपर कोशिश करूंगा दिखाऊं भी कि अगर एक डीप लर्निंग का मॉडल है तो वो लर्न किस तरह से कर रहा होता है और वो चीज़ों को किस तरह से समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो फिर सही। ये है कि इसका बस अभी के लिए इतना समझ लें कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में जो की फर्क है वो ये है कि मशीन लर्निंग के अंदर हमें फीचर बताने पड़ते हैं, मॉडल को किस पे अपने फोकस करना है। डीप लर्निंग में हमें मॉडल को बताना नहीं पड़ता, मॉडल से मॉडल अमूमन खुद लर्न करता है। तो ये की डिफरेंस आता है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के अंदर, और भी बहुत सारे हैं। ये समझ लें कि स्टार्टिंग में सबसे अच्छा आपके लिए है। बाकी तो मतलब फिर काफ़ी और चीज़ें इंशाल्लाह मौका मिले तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको अयान क्लियर हुआ थोड़ा सा एक यस फ़र्क? सर, बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, तो ये है। अच्छा यहाँ तक अच्छा हम हो गए। तो हम इस सवाल पे थे कि हमारे पास जो ए जो है वो मिथ नहीं है। ए के बारे में लोग कहते हैं कि यार वो टेक ओवर कर लेगी और जो ए रोक चली जाएगी तो क्या होगा। एआई जो है वो खुद थिंक नहीं करती। एआई या मशीन लर्निंग जो है वो सिर्फ ये है कि बैक एंड पे सिर्फ मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ क्या करती है कि मैथमेटिक्स को यूज करते हुए वो सिर्फ ये बात जो है मतलब देखने की कोशिश करती है कि आउटपुट क्या हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसको हम आगे और डिटेल से देखते हैं भी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास मतलब आता है कि जो हमारे पास पुराने कंप्यूटर्स थे पहले थे वो कैसे वर्क करते थे। देखिए नॉर्मली जो हमारे पास कंप्यूटर वर्क करते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग प्रोग्राम लिख लिख देते हैं। और प्रोग्राम नॉर्मली होता क्या है, हम कहते हैं कि यार अगर ये है तो आपने ये करना है, ऐसा ही है। और अगर हम इसको सोचे भी तो हम रियल लाइफ में भी काम ऐसे ही कर रहे होते हैं। हम किसी को कोई काम समझाएं तो हम क्या कहते हैं तुमने जाना है, और अगर मतलब अब वहाँ ये चीज़ है तो आप वहां से जाके ये चीज़ ले आना। जैसे मैं किसी को भेजता हूँ सामान लेने, तो मैं कहता हूँ आप बाजार जा रहे हो, अगर आपको वहां से मतलब दही की दुकान पे उसके पास दूध पड़ा हो तो उससे दूध ले आना, नहीं है तो फिर वहां से ले आना। ऐसा करते हैं हम लोग नॉर्मली, ऐसे ही जी। बात करते हैं। जी। तो जितने जी। हमारे जी जी बिल्कुल। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है वो इसी पे काम करती थी कि हम इफ देन रूल्स लिखते थे, और जो है ना हम हाँ क्या करते थे इनपुट देते थे, और हमें रूल्स अप्लाई होके आउटपुट मिलता है। जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी हमारी मतलब प्रोसेसिंग हो रही है, तो सबका रूल यही होता है, हम इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, कोई ना कोई रूल्स अप्लाई होते हैं, हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है। अच्छा इनमें हमारे सही। पास मसला क्या होता है कि रूल जो है ना उनकी लिमिटेशन है। मिसाल के तौर पे मैंने एक बंदे को कहा तुम जा रहे हो ना बाहर, तो ऐसा करो मेरे ना आते हुए ना फलां दुकान से ना आपको क्या कहते हैं चावल अच्छे मिलते हैं, इस दुकान से ले आना। अगर इस दुकान से लाना है तो इस दुकान से मिले यहाँ से ले आना। अब मुझे तो पता है यार इनमें से कोई एक दुकान खुली होगी। इत्तेफाक से वो बंदा जब वहां गया
तो उसने वहां जाके देखा अच्छा दोनों दुकानें बंद है। अब उसके पास कोई थर्ड ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। मतलब उसको मतलब उसको ये नहीं पता कि अब मुझे क्या करना है इस चीज के अंदर। जी, किसी ने कोई बात की है? कोई सवाल है तो पूछ लें। नो सर। अच्छा, तो मैं सिर्फ ये बात कह रहा था इसके अंदर कि देखिए रूल बेस्ड सिस्टम के अंदर बहुत से मसले ये होते हैं। एक तो ये हमारे पास के अगर हमारे पास रूल किसी चीज़ का बना ही ना हो तो उससे उस कंडीशन में हमारा सिस्टम क्या करेगा। दूसरा, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जहां पर हमारे लिए रूल्स लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर मैं एआई की या एमएल की बहुत सिंपल एग्जांपल की बात करूँ तो जो बिल्कुल सबसे पहला जो एमएल के मॉडल्स थे वो हमारे इस्तेमाल होते थे, जिसको हम कहते हैं मोबाइल के अंदर फेशियल रिकग्निशन, कि आप अपना फेस दिखाते हैं और मोबाइल जो है ना वो ऑन हो जाता है। ये डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की ना जो मतलब एक सबसे सिंपल और सबसे जो है ना पुरानी एग्जांपल समझ लें जो कि हम समझ सकते हैं, क्योंकि फेशियल रिकग्निशन तो मोबाइल में बहुत पहले से आ रही है। तो अब अगर फेशियल रिकग्निशन मुझे करनी है तो इसके लिए अगर मैं रूल्स लिखने बैठूं तो रूल्स लिखना मेरे लिए शायद बहुत मुश्किल हो जाए। तो जो रूल भी सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास जो बहुत सारी लिमिटेशन है उसमें एक तो ये आती है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मैं समझ नहीं सकता, रूल्स लिखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरा मसला मेरे पास ये होता है कि हर चीज़ का रूल हो सकता है मैं हर चीज़ को रूल लिख के समझ ही ना पाऊँ। मतलब हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसका मैं सोचा ही ना हूँ। तो उन चीज़ों से डील करने के लिए जो एआई जो हमें फायदा देता है, जो मशीन लर्निंग फायदा देती है, वो दो फायदे देती है। एक तो ये कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स हमारे पास सिनेरियोज हैं जिनको हम नॉर्मली क्या कहते हैं ह्यूमनली देखें तो हम उसको समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो हम उनके रूल्स बना सकते हैं। दूसरी बात ये कि कोई ऐसी चीज के मतलब जो कि अनफोर्सीन हो तो उस अनफोर्सीन के भी रूल्स बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब ये करता कैसे है, ये बहुत सिंपल है, इसको हम आगे देख लेते हैं। ठीक है। अ, जो मशीन लर्निंग है ना, इसका इन स्लाइड्स को छोड़ के हम आगे देख लेते हैं इसका। ये स्लाइड देखते हैं, इसमें जितनी पिछली स्लाइड्स हैं ये सारी हमारी कवर हो जाएंगी। देखें जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास बना हुआ है ना, ये हमारे पास है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। हमें डेटा दिया, रूल्स हमने लिखे लिखे हुए हैं, रूल्स अप्लाई हुए डेटा के ऊपर, हमें आउटपुट मिल गया। जो मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, एआई है, चैट जीपीटी है, जितने हमारे पास जो मतलब ये हैं सारे, इसके अंदर तो डिफरेंट होता है। इनके अंदर ये होता है कि हम लोग रूल्स खुद नहीं लिखते। हम लोग जो रूल्स हैं वो खुद नहीं लिखते। हम बल्कि कंप्यूटर से कहते हैं कि रूल्स भी आप खुद लिखो। समझा पा रहा हूँ? यस सर। ये किसी को सवाल यहाँ तक? मुश्किल तो नो नहीं समझ सर। में आ रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? जी बिल्कुल सर। तो देखें मशीन लर्निंग के अंदर क्या करते हैं, हम कंप्यूटर देखते हैं कि देखो ये इनपुट है, ये आउटपुट है, हमें नहीं पता कि बीच में इनका रिलेशनशिप क्या है। ये रिलेशनशिप मालूम करो और रूल खुद ब खुद बनाओ, और फिर उन रूल्स को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे किसी मशीन लर्निंग के मॉडल को ये सिखाना है कि यार सेब देखने में ऐसे होता है, तो अगर नॉर्मल मैं ट्रेडिशनल मॉडल की बात करूँ, ट्रेडिशनल मॉडल में मैं क्या करता था, मैं बताऊंगा कि देखो यार अगर वो ग्रीन कलर का है या रेड कलर का है, गोल्डन कलर का है, या उसकी शेप इस तरह की है, तो जो है ना हमारे पास ये वो सर्कल है तो हमारे पास जो है ना वो सेब होगा मेरे पास। अब इसमें मसला मिसाल ये है कि अगर गोल कलर का इसमें गोल मेरे पास अमरूद आ जाए और वो भी ग्रीन कलर का है, तो उसको भी वो कह देगा कि हमारे पास क्या है, वो सेब है। एप्पल है। समझा पा रहा हूँ, एप्पल है। तो अब बहुत सारी चीजें ऐसे जिसको हम जो है वो क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे। अब रोज मैं जितने भी लिख दूं, हो सकता है पहली बात तो रोज लिखने में टाइम भी बहुत लगेगा, और हो सकता है कि रोज लिखते वक्त मैं ह्यूमन हूँ, बहुत से गलतियां मैं कर दूं जिसकी वजह से मेरे प्रॉब्लम जो है सही से सॉल्व ना कर सके। मशीन लर्निंग का हम क्या करते हैं, हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते उसको कि यार ये चीज ये मतलब क्या कहते हैं गोल है ग्रीन, हम ये कुछ नहीं कहते। हमसे कहते हैं ये तस्वीर देखो, और ये तस्वीर जो है ना, या ये तस्वीर देख लो, या फिर जो डाटा मैं दे रहा हूँ डाटा देख लो। ये डाटा जो है, ये तस्वीर जो है ना, ये सेव है मेरे पास। अब मुझे नहीं पता कि मतलब आपको क्या चीज समझने में आसान लगती है। आप इन सब सारी तस्वीरें देखो, इन सारी तस्वीरों को देख के अपने जहन में आइडिया बना लो कि सेव कैसा होता है। ये बिल्कुल उस तरह का अप्रोच है जिस तरह एक बच्चा सीखता है। और जो मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग खास तौर पे वो बिल्कुल क्या करती है कि जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको मॉडल करने की कोशिश करती है। तो मशीन लर्निंग कोई नई चीज नहीं है, डीप लर्निंग कोई नई चीज नहीं है, चैट जीपीटी कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ ये लोग करते क्या है, इसके बजाय कि हम उसको एक्सप्लिसिटली बताएं कि अच्छा जैसे चैट जीपीटी को, अगर चैट जीपीटी के अलावा भी हम देखें, तो हमारे पास जब पहले हम गूगल सर्च करते थे तो हम कुछ चीज टाइप कर रहे हो तो वो खुद ब खुद ऑटो फिल कर देता था हमारे पास कि यार आप एक चीज टाइप कर रहे हो, तो इस बात को जज करके कि अभी ज्यादातर लोग क्या चीज सर्च कर रहे हैं वो आपको बता देता था। तो बेसिकली वो क्या थे, वो रूल्स थे। उन्होंने रूल्स लिखे हुए थे कि यार जब ये कोई बंदा ये चीज टाइप करे तो आगे ये पूछ लो। तो उसमें हमारे पास लिमिटेशन क्या है कि आप एक हद तक पूछ सकते हो, कोई नई चीज जब भी आप टाइप करते हैं तो वहां पर आपके पास वो शो नहीं होती, आपने चीज गूगल गूगल पे सर्च की होगी। मगर चैट जीपीटी वाले के अंदर हमने ये जो हमारे एआई का मॉडल है उसमें हमने ये चीज हटाए थे। हम रूल्स खुद नहीं लिखते, हम सिर्फ डाटा दिखाते हैं, हम कहते हैं ये डाटा है,
जब डाटा इस तरह का होता है ना, तो उसका आउटपुट ये है, इसको देखते हुए आप आइडिया कर लो कि मैंने आगे कैसे चलना है। क्लियर हुई यहाँ तक बात? हाँ, तो सबको क्लियर है? यस सर। एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, जी जी पूछें। एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे। सवाल ये है हम्म। कि पिक्चर्स के केस में तो हम इनको बता देते हैं कि ये पिक्चर्स हैं तो ये उसका रूल डिफाइन कर ले। व्हाट अबाउट डेटा? सही है। जब एक बहुत ज्यादा डेटा होता है आपके पास, टू डायमेंशनल डेटा, तो उसको हम्म। कैसे एनालाइज करेगा कि उस पे क्या रूल अप्लाई करने हैं? उस पे क्योंकि डेटा आप दे रहे हैं, फिर आउटपुट भी आप बताएंगे कि इस डेटा का ये आउटपुट है। हाँ, हम उसको देखें, आउटपुट बताते हैं। हम उसको कहते हैं कि जो डाटा है ना मेरे पास, जो एक जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बात कर रहा था डाटा की, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। जैसे अब अगर मैं उसको डाटा दे रहा हूँ, तो देखें डाटा मैं दे रहा हूँ उसको कि यार ये चारों मॉडल इन चारों को देखेगा, इस और इसको देखेगा कि यार ये चार है मेरे पास, और फिर मेरे पास आउटपुट क्लास ये है। तो वो खुद ही डिसाइड करने का, अच्छा है जब लेंथ इतनी हो, विड्थ इतनी हो, लेंथ इतनी हो, ये वाली ये विड्थ इतनी हो, तो मेरे पास क्या होती है, ये क्लास होती है। और वो इनके दरमियान जो इस डाटा के दरमियान जो है ना, इस डाटा के दरमियान की रिलेशनशिप, और हर इनपुट का आउटपुट से रिलेशनशिप मैप करने की कोशिश करता है मेरे पास। ये बात थोड़ी सी क्लियर है? मैं तो और आपको इसमें आपको एक और तरह से क्लियर करता हूँ। मैं आपको इसमें एक रियल लाइफ डाटा दिखाता हूँ जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, अपने ऑफिस के अंदर। मुझे यहाँ मिलता है, एक मिनट दीजिएगा मुझे बस। एक मिनट। हम्म। ये मेरे पास एक 2D डाटा है, मैं दिखाता हूँ आपको। आपको नजर आ रहा है? अब ये डाटा जो है ना, अब ये तमाम वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक मेरे पास इनपुट्स हैं। अब इनके दरमियान ये सारे इनपुट्स आए हैं जो कि मेरे मेरे सेंसर से आ रहे हैं मेरे पास। अब अगर मैं रूल लिखना शुरू करूँ कि यार ये वैल्यू जब इतनी होती है, ये वैल्यू जब इतनी होती है, तो मेरे पास आउटपुट ये होता है कि हाथ जेब में है कि नहीं। मैं हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं कि एग्जाम सेंटर के अंदर कोई चीटिंग हो रही हो, तो अगर हाथ जेब में कोई डाले तो खुद ब खुद उसको डिटेक्ट करके बता दे इसको। इसका मतलब हम इस मेथड से क्यों कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड से क्यों नहीं कर रहे? उसकी रीजन है हमारा जो मतलब वो है, कैमरा एंगल्स हैं वो इस तरह के हैं कि हम ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं कर सकते, तो वहां हमें ये अप्रोच यूज करनी पड़ रही है। तो यहाँ जब इसमें सिंपल एक बात करता हूँ, ये करता हूँ कि देखिए अब ये इतने सारे मेरे पास कॉलम्स हैं, तकरीबन मेरे पास 34 जो है इनपुट्स हैं। अब इनके दरमियान मुझे नहीं पता कि क्या पता इस वाले कॉलम के इस वाले कॉलम से कोई रिलेशनशिप हो। क्या पता ये वाला जो कॉलम है डाटा का, ये वाला मेरे पास आउटपुट ज्यादा इफेक्ट हो रहा हो, कोई कम इफेक्ट हो रहा हो। तो ये जो मतलब हमारा वो है ना, मतलब मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, हम उसको ये देखें सारे समय इनपुट की रॉ दे दी, और इनपुट की रॉ के साथ साथ हम उसको बता रहे हैं कि ये क्लास मतलब मेरे पास 1 है या 0 है। जहां हैंड पॉकेट होगा उसको हम यहाँ 1 कर देंगे इस तरह से। तो ये मतलब इस तरह से काम करता है हमारे पास। हम उसको इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, और कहते हैं कि देखो इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, वो आपने मालूम करना है। ये बात थोड़ी क्लियर हुई यहाँ तक? कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। जस्ट मैं अगर ये हाँ। एग्जांपल आपकी आपने मेरे पास वही पिक्चर्स के हवाले से लिए कि हम्म। रूल जो आपके बन रहे हैं वो आपने एक वीडियो देख रहे हैं और उसके ऊपर आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल। अगर मैं थोड़ा सा इसको मामूली सी थोड़ा सा डाइवर्जन, अगर आप समझें कि बहुत लंबा टॉपिक है तो प्लीज उसको स्किप कर दीजिएगा। वो ये है कि सप्लाई चेन का अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास हम्म। इतना मुझे प्रोडक्शन करनी है और मैं उसको हम्म। कनेक्ट करना चाहता हूँ कि मुझे रॉ मटेरियल कितना चाहिए उसके लिए। या मैं जब अगर हाँ। प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मेरे पास दो प्लांट हैं और सिमिलर टाइप के हैं, लेकिन मुझे हम्म। कैपेसिटी मेरी जो है वो एक जगह पे एक सर्टेन लिमिटेशन है और एक जगह एक सर्टेन लिमिटेशन है, तो इन दोनों को मिला के बेस्ट कॉम्बिनेशन बताओ। तो उसमें मुझे अगर मैं एआई बेस बनाना चाहूंगा तो क्या वो पॉसिबल होगा या अभी उसके लिए भी कोई और चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी हमें? ये काम जो आप कह रहे हैं, ये मशीन लर्निंग से बहुत आसानी से हो सकता है। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बस इसमें एक चीज़ चाहिए होगी, और वही हम इस तरह से बात भी करेंगे कि हमें डाटा चाहिए होगा, जो आपका हिस्टोरिकल डाटा है ना। कि मतलब आपने जब लास्ट टाइम आपको इतनी रिक्वायरमेंट थी तो आपने ये रॉ मटेरियल्स ऑर्डर किए थे, आपकी ये कैपेसिटी थी तो आपने ये किया था, मतलब आपका डाटा होना चाहिए। डाटा हो तो मॉडल ट्रेन करना लिटरली, अगर डाटा है और प्रिपेयर्ड है, तो मॉडल ट्रेन करना आधे घंटे से ज़्यादा का मुश्किल काम नहीं है। जी बताएं। मुदस्सर डेटा तो मौजूद है, डेटा, लेकिन हम्म। उसकी रिलेशन जो है वो हमें लग रहा है कि जो हमने डेटा हमारे पास है कि जी ये हमारे पास प्रेडिक्शन थी या फोरकास्ट थी हम्म। हमारे पास सेल्स की, और उसके अगेंस्ट हम्म। हमने ये रॉ मटेरियल खरीदा था। लेकिन हम्म। वो रूल जो है, वो जो रिजल्ट है मेरा, वो मेरे रिक्वायर्ड रिजल्ट से बिल्कुल ही मुख्तलिफ आया।
कोई मसला नहीं इसको है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, मैं इसको ऑफलाइन आपसे डिस्कस कर लूंगा अगर मौका लगा तो। तो वैसे इसके लिए अदरवाइज प्रॉफिट आपने ये लाइब्रेरी होती है। टॉपिक। जी प्रॉफिट 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 के नाम से भी एक लाइब्रेरी है इसमें, जो फोरकास्टिंग के डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं ना, यानी सॉरी, जो हम फोरकास्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर हम्म पुराने डेटा को देख के अगर जैसे हमें पता चल जाए कि भाई हमारे पास ये स्टॉक बिका है ज्यादा, अगर मैं सही समझ रहा हूँ इस तरीके से, हम्म तो असल ईआरपी में सिस्टम में मैंने ये चीज जी। हाँ, वो सारे डेटा वगैरह मौजूद है, मगर होता ये है कि एक बात मैं आपको एआई एमएल क्लास से बता देता हूँ कि मेजॉरिटी जो आपके, अगर आप चाहते हैं कि आपका एमएल सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल आपके लिए कस्टम हो, तो उसके लिए ना आप प्री बिल्ट टूल नॉर्मली यूज़ करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। जेन एआई के लिए मुश्किल नहीं है। जेन एआई के अगर अपने काम टास्क करवाने हैं ना फिलफिल, तो उसके लिए आप ये है कि आप वो यूज़ कर सकते हैं प्री बिल्ट टूल, चैट जीपीटी वगैरह हम भी यूज़ करते हैं बहुत कॉमनली। मगर अगर आपको स्पेसिफिक यूज केस चाहिए आपको अपने इंडस्ट्री डेटा के लिहाज से, तो विदाउट मतलब आपका प्रॉपर डेटा के आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग जब भी काम करते हैं, हम लोग ऐसे काम करते हैं, जो जनरलाइज मॉडल होते हैं उनको हम फाइन ट्यून करते हैं अपने डेटा के ऊपर। तो वो बात आपकी बिल्कुल सही है, प्रॉफिट नाम की लाइब्रेरी होगी, हम यूज़ कर सकते होंगे, मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, मैं इसको एक्सजी चेक करता बूस्ट हूँ। भी है, एक्सजी बूस्ट। देखें आप, हाँ, जो एक्सजी बूस्ट बात की ना आपने, एक्सजी बूस्ट ना लाइब्रेरी नहीं है। एक्सजी बूस्ट बेसिकली मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है। वो जी मॉडल है। इंशाल्लाह, हाँ वो मॉडल है। उसके लिए ये है कि वो डाटा चाहिए होगा, डाटा के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो इनकी बात है, जो मतलब सॉरी मुझे आपका नाम नहीं पता, आपका MIM के नाम से इनिशियल्स आ रहे हैं, सॉरी। इब्राहिम नाम क्या है नाम है सॉरी। इब्राहिम क्या नाम नाम है? है। अच्छा, इब्राहिम। इब्राहिम भाई। ठीक है, अच्छा इब्राहिम भाई, ऐसा है कि जो आपका जो है ना इस केसेस के अंदर ये है कि हमें डाटा देखना पड़ेगा, मगर मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। तो बस डाटा हमें चाहिए होगा हिस्टोरिकली, और इसमें अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं गाइड भी कर दूंगा डाटा आप किस तरह से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, और क्या आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। मगर ये हो सकता है, ठीक है वो डॉक्टर मुश्किल साहब, काम ये नहीं है। आई होप कि ये सेशन रिकॉर्ड होगा। मेरे पास कुछ अर्जेंसी आ गई है, तो मैं भी स्किप करूंगा। बट इंशाल्लाह आपसे आपसे मैं कांटेक्ट दोबारा करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपने चलें, डिटेल आंसर जजाकल्ला दिया, जी, थैंक यू। जजाकल्ला, जजाकल्ला। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो ये वही चीज़ आ गई बेसिकली हमारे पास, कि हमारे पास एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर और मशीन लर्निंग के अंदर जो हमारे पास डिफरेंस क्या है, कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर हमें जो है वो हम रूल्स लिखते हैं, उसको चेक करते हैं, फिर दोबारा उसको रूल्स लिखते हैं, और जब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो हम लॉन्च कर देते हैं। और मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रूल्स खुद नहीं लिखते, बल्कि डाटा की मदद से रूल्स लिखवा के हम उसको यूज़ करते हैं। तो और ये हमारे पास मतलब एक बहुत सिंपल जो है, मतलब एक समझ लें, एक पाइपलाइन होती है कि मशीन लर्निंग का अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मैं कैसे करता हूँ। स्टार्ट सबसे पहले हमारा होता है कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद डाटा को हम क्लीन करते हैं। ये जो दो स्टेप्स हैं आपके, कलेक्शन ऑफ डाटा और प्रिपरेशन ऑफ डाटा। मैंने ML के खाली प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो ML मतलब AI के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो 30-40 पे काम किए, जो बड़े मैं काउंट करता हूँ। ML के जो प्रॉब्लम्स है तकरीबन 40 से 50 मैंने खुद सॉल्व किए, मुख्तलिफ टाइप्स के। तो ML के अंदर मैं आपको एक बार बता दूं, जब मैं पढ़ भी रहा था तो हमारे टीचर ने ये बात समझाई थी कि कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रिपरेशन ऑफ डाटा इज अबाउट 70% ऑफ द टास्क। अगर आप डाटा सही से कलेक्ट कर लेते हैं और डाटा की प्रिपरेशन आपकी सही है, तो 95% ऑफ द टाइम आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो जब भी मैंने भी ML पे काम किया, और मतलब जिसको मैं भी वो करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ ML पे काम स्टार्ट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहला काम आप ये है कि आप डाटा को समझें, कि डाटा आप लेंगे कहाँ से, डाटा आपका है किस तरह का। अगर आप अपना डाटा सही से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप समझ लें कि आपने अपना ML का 70% प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। मॉडल ट्रेनिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, लाइब्रेरीज हैं आजकल वो कर देती हैं आपको, और एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप उसको बार बार कर भी सकते हैं। मगर जो सबसे अहम काम होता है वो ये दो फर्स्ट स्टेप्स हैं, कि डाटा कलेक्ट करना, और उसके बाद ये है कि हमारे पास डाटा को प्रिपेयर करना। किसी का कोई सवाल यहाँ पर? नो सर। अच्छा जी, ठीक है, इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन में और इसमें डिफरेंस क्या है। मशीन लर्निंग बेसिकली मैं इसको समराइज कर देता हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा ओवर टाइम हो गए हैं। ये है कि मशीन लर्निंग का जो मेन एडवांटेज आता है वो ह्यूमन थिंकिंग के ऊपर, वो ये आता है कि मशीन लर्निंग के जरिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मिलियंस ऑफ रोज ऑफ डाटा, मिलियंस ऑफ मतलब यूनिट्स ऑफ डाटा को जो है ना हम लोग एक बारी में एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं कोई एज ए ह्यूमन बात करूं, तो जैसे इसकी जब हम लोग हेल्थ केयर में एग्जांपल दे रहे होते हैं, तो एक मेरे पास जो है वो डॉक्टर है जिसने अपनी 40 ईयर्स के मतलब मिसाल के तौर पे वो जॉब की है, और मतलब वो प्रैक्टिस की है। और उसमें ये है कि उसने क्या कहते हैं
हम कह सकते हैं कि 10,000 जो है ना उसने एक्सरेज देखे। ठीक है। अब उन 10,000 एक्सरेज की वजह से ये है कि उसका अपने जहन में बहुत अच्छा मतलब आइडिया है कि वो एक्सरे देख के पहचान जाता है कि यार कौन सी बीमारी है कौन सी बीमारी नहीं है। अब यहाँ पर जो मशीन, अब इसमें भी हमारे पास एक चांस ये होता है कि यार हो सकता है उसके पास कोई ऐसा केस आए जो उसने पहले कभी ना देखा हो और वो उसमें आगे कंफ्यूज हो या उससे थोड़ी सी गलती हो जाए। यहाँ जो मशीन लर्निंग का हमें फायदा ये होता है कि मशीन लर्निंग को हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे एक डॉक्टर ने अगर 10 सारी इमेजेस देखी हुई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि मशीन लर्निंग के मॉडल को या डीप लर्निंग के मॉडल को 10,000 क्या, हम 1 लाख 2 लाख 10 लाख इमेजेस दिखा सकते हैं, हम उस पर ट्रेन कर सकते हैं। तो हम बेसिकली कर क्या सकते हैं कि जो काम मतलब 10 लोग मिलके करें, तो एक काम जो है हमारा एक मॉडल जो है वो कर सकता है अगर हमारे पास अप्रोप्रिएट डाटा वगैरह हमारे पास मौजूद हो। तो मशीन लर्निंग का जो हमारे पास सबसे बड़ा जो एडवांटेज है जिसके हम इसको यूज करते हैं वो यही होता है कि हमारे पास जब हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा हो और डाटा के दरमियान हम लोग कोई खास रिलेशनशिप मालूम ना कर पा रहे हो, तो वहां पर मशीन लर्निंग बहुत हेल्प करती है कि जो हमें हिडन पैटर्न्स हैं, हिडन जो डाटा की मीनिंग है, उसको हम मालूम कर सकते हैं। इसका ये बात क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल इसमें? नो सर। ठीक है। और ये जो मतलब यहाँ कोर मैसेज है ना, ये मैंने लिखा था कि मतलब ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये जो है ना समराइज करता है बिल्कुल कि ह्यूमंस जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गोल्स और जजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। मशीन लर्निंग सिर्फ करती ये है, काम वही करते हैं जो ह्यूमंस कर रहे हैं, मगर बहुत जल्दी, बहुत बड़े स्केल के ऊपर और कंसिस्टेंसी से कर सकती है। ठीक है। मतलब एमएल से हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम कोई नया काम कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं जो ह्यूमंस करते रहे, मगर उसमें होता यह था कि पहले अगर एक काम के लिए एक बंदा करता था तो 10 बंदा करता था, अब एक बंदा कर सकता है। दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है हमारे पास वो ये कि पहले हो सकता है कि बहुत सारे डाटा को एक बंदा, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा जो है एक साथ 1 लाख रोज को देख के उनसे आइडिया जो है वो ले सके। कंप्यूटर के लिए पॉसिबल है कि वो एक साथ 1 लाख रोज को देख के या 1 लाख तस्वीरों को देख के आइडिया कर सकता है। तो यहाँ पर जो है ना हमें फायदा ये हुआ है कि हम लोग जो है ना मतलब ये काम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब हम करते हैं इसको तो मैं एक यस सर। रखी थी हमारे पास, ये मैं इसमें क्विकली एग्जांपल रखता हूँ आपको एक आइडिया देने के लिए। नेटफ्लिक्स का आपको सबको पता है ना, नेटफ्लिक्स क्या चीज़ है? यस सर। नेटफ्लिक्स जिनको नहीं पता मैं आइडिया दे देता हूँ। नेटफ्लिक्स एक स्ट्रीमिंग सर्विस है जहाँ पर जो है ना आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्रीज, शोज और मूवीज वगैरह देख सकते हैं। तो नेटफ्लिक्स का एक सीजन आया था, बहुत पहले की बात है, हाउस ऑफ कार्ड्स के नाम से बड़ा मशहूर हुआ था। तो इस सीजन ने एक नई चीज की थी जो इससे पहले आज तक कभी हॉलीवुड में हुई नहीं थी। नॉर्मली हॉलीवुड में होता था कि पहले जब भी कोई नया सीजन शुरू होने लगता था, तो सीजन होता ये है कि हमारे पास ड्रामे की तरह समझ लें कि 12 13 एपिसोड्स होंगी, और फिर एक सीजन के अंदर फिर उसके 5 सीजन बनेंगे तो 50 60 एपिसोड तक चली जाती है। तो वहां पर वो करते क्या थे कि जब भी कोई नया सीजन लॉन्च करना है तो उससे पहले वो उसका ना एक पायलट एपिसोड रखते थे। और पायलट एपिसोड मतलब समझने के ना, ये देखने के लिए कि जो लोग देख रहे हैं लोगों का उसमें इंटरेस्ट कितना है, और आइडिया करने के लिए कि यार क्या हमें आगे जाके सीजन में कोई चीज चेंज करने की जरूरत है कि नहीं। जैसे वो क्या रखेंगे पायलट एपिसोड के अंदर, एक मतलब कोई बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सीन जो है वो मतलब वो दिखाएंगे उसका, और एक स्टार्टिंग पॉइंट दिखाएंगे सीजन का। और उसकी मतलब एक सीधी सी बात है, मूवी ड्रामे वगैरह होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक लाइटनिंग होती है, एक साउंड होती है, हर चीज को रखते हैं। और उसके बाद वो जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब लोगों को पसंद आ रहा है, या फिर जब हम आगे जा रहे हैं मतलब सीजन में जैसे आगे जा रहे हैं तो हमें कोई चीज चेंज करने की जरूरत है कि नहीं। हाउस ऑफ कार्ड जो सीजन था जिसने जो है ना मतलब ये रूल बिल्कुल ब्रेक कर किया था, और हॉलीवुड के अंदर मतलब ये बिल्कुल नई चीज आई थी। इन्होंने क्या किया था कि जब सीजन लॉन्च किया था तो इन्होंने कोई पायलट रखा ही नहीं था, विदाउट पायलट स्टार्ट किया था। और सिर्फ इन्होंने इस बेस के ऊपर किया था कि नेटफ्लिक्स के पास यूजर का डेटा था। नेटफ्लिक्स को पता था कि लोगों को पॉलिटिकल ड्रामास पसंद है, एक डायरेक्टर बड़ा मशहूर था उस वक्त डेविड फिंचर, लोगों को वो पसंद है, और एक एक्टर मशहूर था केविन स्पेसी, लोगों को वो पसंद है। तो लोगों ने सिर्फ उन्होंने इस बात के ऊपर कि यार अगर हम कोई भी नया ड्रामा बनाए, कोई भी नई मूवी बनाए, डायरेक्टर ये हो, उसका जो है थीम ये हो, और उसके अंदर एक्टर ये हो, तो वो हिट हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ इस डाटा को देखा लोगों के मतलब इंटरेक्शन से, जो उनके प्लेटफॉर्म पे लोग डाटा वो करते थे, मूवीज देखते थे, चीजें देखते थे उसे समझ के। और ये मतलब वो चीज थी कि जिससे आप समझ लें कि इन्होंने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स एडवर्टाइजमेंट के अंदर और इन चीजों के अंदर बचाए। कि जो कि नॉर्मली पहले क्या करती थी कि कंपनीज पहले पायलट बनाती थी, उस पर लोगों के रिव्यूज लेती थी, उसको पे एडजस्ट करती थी। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट स्टार्ट किया, और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीजन जो है ये बना नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री का। तो इससे हमें मतलब आइडिया हो सकता है कि मतलब जो एमएल है और जो एआई वगैरह है, उसको जो है वो हम लोग एक रियल मतलब कह लें कि मतलब एक वैल्यू जनरेशन के लिए कैसे हम लोग जो है वो
इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। हमारे जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यहाँ पर इनके एल्गोरिथम सारे इस्तेमाल हो रहे हैं कि अगर आप जैसे कोई एक पोस्ट देखते हैं तो अगली आपको कौन सी पोस्ट दिखानी है, आप कोई एक ऐड पे क्लिक करते हैं तो आपको अगला कौन सा ऐड दिखाना है। तो सारी चीजें जो है बैकएंड पे मशीन लर्निंग से हो रही होती हैं। मेजोरिटी मशीन लर्निंग है यहाँ पर, डीप लर्निंग एआई से ज्यादा एमएल इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ये बेसिक टास्क हैं और एमएल जो है बहुत ज्यादा फास्ट होती है और इनके अंदर जो है ना हमारे लिए आराम से काम कर सकती है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब हम आते हैं इस लास्ट क्वेश्चन पे, फिर इसको हम खत्म करते हैं। कि भाई मशीन लर्निंग का जो है वो अचानक से हमारे पास इतना बूम क्यों आया। जैसे मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बात की कि मशीन लर्निंग की या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म है, ये 1960s के अंदर जो है ना मतलब कॉइन हो चुकी थी। और जो पहला हमारे पास एआई का मॉडल था, डीप लर्निंग का मॉडल, मशीन लर्निंग की बात भी नहीं कर रहा, डीप लर्निंग का मॉडल, वो 1998 के अंदर मेरे ख्याल में लीनेट, हाँ लीनेट जो है वो बन चुका था। तो 1998 के अंदर जो पहला हमारे पास मॉडल बन चुका था, तो उस वक्त एआई के बारे में जो लोगों का कंसेंसस था वो ये था कि ये फील्ड बहुत अच्छी है देखने में, मगर इसका कभी कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं हो सकता। इसलिए कि जब ये फील्ड आई थी तो उस वक्त ये बात देखी गई थी कि इस फील्ड को मेच्योर करने के लिए या इस फील्ड को प्रॉपर इस्तेमाल करने के लिए जो हमें डाटा चाहिए और जो हमें कंप्यूटेशन चाहिए, पावर चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। और इतना डाटा और इतनी पावर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास फ्यूचर में कभी जल्दी करीब में आ सके। तो अब इसके बारे में क्या मैं आपको तो आइडिया दे देता हूँ कि बेसिकली जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके से मतलब हमारे पास एमएल ग्रो किया है या ए ग्रो किया है, वो ये है कि डाटा बहुत बढ़ गया है हमारे पास। और हमारे पास अब ऐसे सिस्टम्स हैं, जीपीयूज हैं, जिसके जरिए जो है हम इस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि कितना कितना डाटा बढ़ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं अगली स्लाइड जो है यहाँ बनाई हुई है। 2025 के अंदर एक रफ एस्टिमेट है कि 181 जीटा बाइट्स ऑफ डाटा जो है वो दुनिया में प्रोड्यूस होगा। अब जीटा बाइट का लफ्ज आप में से शायद किसी ने ना सुना हो पहले, मगर सिर्फ आइडिया देने के लिए कि जीटा बाइट होता क्या है। एक जीटा बाइट जो है वो 1 बिलियन टेराबाइट्स होता है। जैसे जिस लैपटॉप में मैं अभी हम नॉर्मली काम करते हैं, हम क्या कहते हैं 1 जीबी की है, 2 जीबी की फाइल है, 100 जीबी की है, मेरी हार्ड डिस्क जो है 512 जीबी की है, 1 टेराबाइट की होती है, तो हम कहते हैं इनफ है। तो अगर 1 बिलियन टेराबाइट्स हो तो वो 1 जीटाबाइट बनता है। और 2025 के अंदर एक एस्टिमेट है कि 181 या 175 जीटा बाइट के अराउंड अबाउट डाटा जो है दुनिया में क्रिएट होगा। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 2000 मतलब पिछले डेकेड से कंपेयर करूँ, तो देखें 2010 के अंदर सिर्फ 2 जीटाबाइट था, 2015 में वो तकरीबन 10 टाइम्स बढ़ा, सिर्फ 5 सालों के अंदर। और फिर देखें ये वो इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है कि हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। और इस डाटा के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से ये है कि हमारे पास जो है आजकल एमएल जो है मतलब वो इतनी मतलब फीजिबल है। और दूसरा जो आजकल कहते हैं कि जो डाटा है इज द न्यू ऑयल, उसके वजह यही है क्योंकि अगर हमारे पास ये प्रॉपर डाटा है और हम इसको जो समझ सकते हैं, तो थियोरेटिकली इट इज़ पॉसिबल कि हम कोई भी कंज्यूमर बिहेवियर, कोई भी कस्टमर बिहेवियर, कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, थियोरेटिकली एटलीस्ट। बाकी रेंडमनेस हर जगह आती है, थोड़ी बहुत नॉइज हर जगह होती है, मगर थियोरेटिकली अगर हमें डाटा हमारे पास प्रॉपर हर चीज़ हो तो हमारे लिए कोई चीज़ प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं होती। अब इसकी खाली इम्प्लीकेशन खाली हमारे पास बिजनेस वाले के अंदर नहीं होती। अब बाकी देख लें, हमारे पास अगर हम मिलिट्री की बात करें तो वहाँ भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है हमारे पास। हम वेदर की फोरकास्टिंग के अलावा कोई फील्ड ऐसी देख लें जहाँ पर जो है ना मतलब इसको हम यूज़ ना कर सकें। और देख लें कि ये 2000 सिर्फ 10 सालों में अगले, ये फिर जो है तकरीबन 20 टाइम्स डाटा जो है एक प्रोजेक्शन है कि बढ़ जाएगा हमारे पास। तो इससे मेरा ख्याल है हमें आइडिया होगा कि बेसिकली डाटा जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ कैसे रहा है। और ये बेसिकली डाटा फिर इतना ज़्यादा आ कहाँ से रहा है, इसका हम देख लेते हैं। ये मुझे एक मिली थी बड़ी सी इन्फोग्राफिक, बट ये पुरानी है, 2000 मेरे ख्याल में 2021 की है, मतलब ये अभी एक लेटेस्ट नहीं, पुरानी है। मगर सिर्फ इससे हम आइडिया कर सकते हैं कि एक दिन में 500 मिलियन ट्वीट्स जाती हैं ट्विटर के ऊपर, ठीक है। 65 बिलियन मैसेजेस जो हैं जो हम लोग भेजते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। और ये अभी 4 साल पुरानी वो है स्टेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे पास। 4 बिलियन के करीब जो है वो दुनिया में ईमेल्स होती हैं। फेसबुक से अपनी बात करें तो वो तकरीबन हमारे पास दिन का जो है वो 4 पेटाबाइट्स ऑफ डाटा जो है ना वो बनाती है। तो ये जो मैसिव एक्सप्लोजन है ना हमारे पास डाटा का, इस वजह से जो है ना हमारे पास मतलब ये एमएल की फील्ड और मतलब डाटा जो है हमारे पास वो है इंपॉर्टेंट है हमारे पास।
और फिर साथ साथ जो हमारे पास जीपीयूज वगैरह आए हैं जिन्होंने हमें अलाउ किया है कि हम ना सिर्फ इस डाटा को कलेक्ट कर सकें, बल्कि कलेक्ट करने के बाद इसको हम प्रॉपरली एनालाइज भी कर सकें। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी किसी कोई सवाल? Yes, sir. जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो जो सवाल था मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में कबीर आपने शायद किया था कि फील्ड इतनी पुरानी है तो अभी 2010 से हमारे पास क्यों आई है। तो उसमें जो बिल्कुल। मेन रीजन है वो ये है कि हमारे पास डाटा अभी आया है, दूसरी बात ये है कि हमारे पास सिस्टम्स ऐसे भी आए हैं जो कि उस डाटा पे काम कर सकें। ठीक है। सर तो सर एक जी। छोटा सा सवाल है। सर जो हम्म। आप कह रहे हैं कि ये जो एआई है ये मतलब शुरू हम्म। बहुत पुराने है ना, यानी अभी जो बूम हुई है लेकिन है काफी पुरानी। तो मैं ऐसा पूछना ही है। चाह रहा हूँ कि उसकी आप जो पुरानी है तो उसकी कोई एप्लीकेशन बता सकते हैं उस टाइम की? पुरानी एआई के, हाँ पुरानी एआई के मैं बारे में ये बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, पुरानी जब एआई आई थी तो एआई के बारे में लफ्ज ये कहते थे कि एआई इज अ गिमिक। गिमिक कहते हैं कि मतलब जो चीज़ है बड़ी अच्छी, नाम बड़ा अच्छा लगता है, सुनने बड़ी अच्छी लगती है, बस उसको कोई प्रैक्टिकल यूज केस नहीं है। तो एआई के जो पुराना एआई था ना हमारे पास, मतलब जो स्टार्टिंग के लिनेट वगैरह है, उससे कोई खास प्रैक्टिकल यूज केस नहीं थे और यही कहते थे कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है, बट कभी ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। सर उस मेरा वक्त भी वो एक यूज सवाल है। एआई से नहीं होते थे। जी पूछे। क्योंकि आप जब 80s की बात कर रहे हैं, सर उस वक्त तो जो है ये GW बेसिक और सिर्फ CLI यूज किया करते थे हम लोग। ऐसे ही है। और CLI यूज होती थी, तो उसमें AI कैसे इम्प्लीमेंट होती थी? आप मुझसे कहें, मैं आपको पूरा एआई का मॉडल जो है वो पेपर पे लिख के बना के दे सकता हूँ। आप उसको सॉल्व करें, मैं आपको आउटपुट देगा जो आप चाह रहे हैं। मुश्किल नहीं है। अच्छा। मतलब इसके लिए बेसिकली हमें। बेसिकली उस वक्त मैं जो समझ रहा हूँ, उस वक्त हाँ। ये रिमेम्बर करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि आप GW बेसिक के अगर कोड भी देखें, उसको रिमेम्बर हाँ। करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। इसलिए मे बी ये लोग ऐसे ही कहते थे कि ये मैंने बहुत मैंने ज़्यादा, बेसिक पे काम किया है बहुत। बिल्कुल बेसिक बहुत हाँ सारा हाँ। काम किया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता था। और अब इसके ऐसे ही GU है। आ चुका है, ग्राफिक आ चुका है, और बहुत ज़्यादा डेटा। अब जैसे आप फेसबुक और ये सब की वेबसाइट्स देख रहे हैं, बहुत सारी मूवीज भी ऐसी बन रही हैं कि आप अपना डेटा आप खुद ही किसी और को दे देते हो। आप हर एक चीज़ को आप अपने ऐसे ही। मोबाइल पे अलाउ कर देते हो। इस वजह से जो है ये डेटा इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका है और इतना ज़्यादा ये स्प्रेड आउट हो चुका है, तो जो कि अब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में इसका फूटेबल होना शुरू हुआ है कि अब वो हमें समझ में आ रहा है, हाँ इतना डेटा है तो हम इसके थ्रू ये चीज़ कर सकते हैं, इसके थ्रू ये चीज़ कर सकते हैं। ऐसी है सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। पहले हमारे पास डाटा था नहीं, हमें आइडिया नहीं होता था हम बिल्कुल। क्या कर सकते हैं। अब तो मगर मल्टीपल एक ऑफ बात मैं बता मिलियंस देता हूँ। बिलियंस ऑफ डेटा है। हाँ, बिल्कुल। मैं इसमें आपको एक दो बातें और बता देता हूँ बड़ी मजेदार। आपने से बात की जीडब्ल्यू बेसिक, देखिए मैं 1988 में बेसिक की जरूरत तो नहीं थी, हमारे पास सी प्लस प्लस थी। तो हम सी प्लस प्लस यूज कर सकते थे ना जी। कोडिंग के लिए। तो सी प्लस प्लस वगैरह जो मुझे इसका आइडिया नहीं है कि पहले तो कौन सी सी प्रोग्रामिंग प्लस तो लैंग्वेज इस्तेमाल बाद में होती आई है थी। ना, C++ तो बाद में आई है ना। नहीं, 1974 1979 की है। नाइन, हाँ 79, 79 की है। हाँ। हाँ 1970s की इस तरह से है सी। 70s की शायद। प्लस प्लस 81 82 की ऐसे मेरे ख्याल है जो मुझे याद पड़ता है। आप देखिएगा, मेरे ख्याल में इस पर तरह से उससे पुरानी भी है लैंग्वेजेस, तो उससे पुरानी भी है। तो लैंग्वेज वो वो तो बहुत सारी और पुरानी। और देखें, उससे वो मैं आपको मैं आपको इसमें एक बात बता देता हूँ कि मशीन लर्निंग को अप्लाई करने के लिए आपको किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैथमेटिक्स है, बिल्कुल सिर्फ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स, और बिल्कुल कुछ जी। नहीं। और मैथमेटिक्स भी अजीब सी बात है कि सिंपल मैथमेटिक्स है, मुश्किल नहीं है। बस रिपीटेशन है। एक ही स्टेप को आपको बार बार रिपीट करना है। ये अलाउ करती है कि हम रिपीटेशन करते हैं बार बार, तो हम अपने किसी न किसी उस पर पहुंच जाते हैं, कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। और कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, मतलब मैथमेटिक्स भी इसकी मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको जो एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं, अभी मैं देखा कि हमारे पास कितना डाटा मौजूद है। आपको अजीब सी बात बताऊं, चैट जीपीटी वाला जो ओपन एआई कंपनी है उनके बारे में पढ़ रहा था। जो जो कंपनीज हैं ओपन एआई और ये सारी कंपनीज, ये लोग अब क्या कर रही हैं, ये लोग डाटा को खरीद रही हैं। जैसे गूगल ने क्या किया, एप्पल से कहा, हालांकि गूगल एप्पल की बिल्कुल बनती नहीं, गूगल जो एंड्रॉइड पे काम करता है, एप्पल जो अपना मैक ओएस है और उनकी प्राइवेसी के काफी क्लेशेस आते हैं। एप्पल का जब भी आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो उसका जो डिफॉल्ट सर्च इंजन है वो गूगल है। और गूगल इस बात के लिए कि एप्पल के मोबाइलों के अंदर हमारा जो इंजन है, सर्च इंजन, वो डिफॉल्ट रहे, उसके वो पर एयर मेरे ख्याल में $1 बिलियन देता है उनको, सिर्फ इस बात को इंश्योर करने के लिए। ये सब क्यों हो रहा है, अहम सवाल। ओपन एआई का जब मैं एक बार वो पढ़ रहा था, सैम ऑल्टमैन की बात पढ़ रहा था, तो ये कह रहा था कि जितना हमारे पास नोन डेटा है, हम सारा डेटा देके अपने चैट जीपीटी के मॉडल को ट्रेन कर चुके हैं। जो चैट जीपीटी जो 5 आया हमारे पास, उसमें उसने बात की थी जितना नोन डेटा है हम सब पे ट्रेन कर चुके हैं। मतलब हम देखें, डेटा इतना ज्यादा है हमारे पास, हम सब पे ट्रेन कर चुके हैं। अब सिर्फ गेम इसके ऊपर है कि लोग क्या करते हैं कि डाटा जहां से मिले बाय करने की कोशिश करते हैं और उसको जो है ना, मतलब अपने मॉडल को देके ट्रेन कराने की कोशिश करते हैं हमारे पास। और अब सीरियस जो गेम है जो मतलब चल रही है, खासतौर पे जो आपके बड़ी कंपनीज उसके ऊपर, कि इसके पास डाटा ज़्यादा अच्छा है,
और डाटा ज़्यादा है, जिसके पास डाटा ज़्यादा होगा उसका मॉडल ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल यही चल रहा है। तो इससे मेरे ख्याल में हमें आइडिया होगा कि जो डाटा है उसकी अहमियत, हम तो इस बात को समझते नहीं है ना, उसको यूज भी नहीं करते उस तरह से, मतलब जो बाहर की जो कंपनीज हैं, मतलब जो वो हैं कॉरपोरेशंस हैं, वो डाटा को किस तरह से यूज कर रही हैं और किस तरह जो है ना इस चीज़ को लेके चल रही हैं। सही। ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ तक हम इसको लेके चलते हैं। ये फिर डीप लर्निंग की बात आई, इसके बारे में मेरे ख्याल में इसको हम अभी यहाँ नहीं डिस्कस करते, क्योंकि इसको डिटेल से जो है हमें टाइम लग जाएगा, और हम वैसे ही मेरे ख्याल में 15-20 मिनट ऊपर हो चुके हैं। बस मैं चाहूंगा इसमें वाइंड अप करूँ। इसकी वजह से बात कर लेता हूँ कि जितना हम चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो वो सब जो है मतलब उसकी जो बेसिस है वहीं स्टार्ट होती है कि हम मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग के जो मतलब एक समझने सबसेट है जेन एआई। जैसे जो है हमने बिल्कुल जो स्टार्टिंग की हमारी मतलब वो थी, क्या कहते हैं, स्लाइड थी, उसमें मैं देखा भी था कि हमारे पास मशीन लर्निंग है, फिर डीप लर्निंग है, और फिर आखिर जो है मतलब ये सबसेट है जेन एआई। तो जेन एआई वही है जो कि हम लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं, या मिड जर्नी इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी मतलब नैनो बनाना वगैरह यूज करते हैं, सारा जो है जेन एआई के अंदर हमारे पास आता है। ठीक है। अच्छा, इसको हम क्विकली देख लेते हैं। चैट जीपीटी से हम बात तो कर चुके हैं, हम देख लेते हैं। चैट जीपीटी या जितने भी हमारे पास मॉडल्स हैं वो काम इस तरह से करते हैं कि हम उसको डाटा दिखाते हैं बहुत सारा, और जो स्टार्टिंग में बात की थी कि ये कोई चीज़ जो है ना मतलब वो नहीं करते, नई नई नहीं बनाते, हम कहते हैं कि नहीं नहीं बना रहे हैं, मगर सिर्फ ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। इस बात को देखते हुए कि यार अगर पीछे ये वर्ड आया था तो नेक्स्ट वर्ड आगे क्या आना चाहिए। अगर आप कोर लेवल पे जाके देखें चैट जीपीटी को, बाकी जितने मॉडल्स हैं उसको, तो वो इस तरह से काम नहीं करते कि मतलब वो कोई नई चीज़ जो है वो क्या कहते हैं सर्च करें, या फिर जो है नई चीज़ को मतलब लिखने की कोशिश करें। सिर्फ जो डाटा होता है उस डाटा को देखते हुए प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा यार ये लफ्ज़ में लिख दिया तो आगे क्या लफ्ज़ आना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं है। आप इस फंडामेंटल जो है वो उसको लेके चलें अपने जहन में, तो इंशाल्लाह जब आगे आप लोग वो जो है वो चैट जीपीटी वगैरह भी यूज़ करेंगे, तो आपको जो है वो समझना आसान हो जाएगा कि अगर मेरे पास हेलुसिनेट क्यों करता है। जैसे जब मैं चैट जीपीटी पे काम कर रहा होता हूँ, तो कुछ अगर चैट्स के बाद मुझे आइडिया हो जाए कि यार जो मैं रिस्पॉन्स चाह रहा हूँ चैट जीपीटी उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चैट जीपीटी को अगले 4-5 रिस्पॉन्सेज में कुछ नया नहीं पूछता, कुछ नया डाटा नहीं देता, जो डाटा पहले दे चुका होता हूँ उसी को उसको बार बार दोबारा फीड कर देता हूँ, ताकि जो उसकी कॉन्टेक्स्ट है, जो पुराना डाटा है वो उसके जहन से निकल जाए, और वो इस डाटा को देखते हुए मुझे जो है ना खाली आगे रिस्पॉन्स करे। ये मतलब एक ट्रिक समझ लें चैट जीपीटी के साथ काम करते हुए। जैसे जब मैं कोड लिख रहा होता हूँ, अब मैं कोड लिख रहा हूँ, अब जब ऑब्वियसली कोड लिख रहे होते हैं तो हमारे पास चैट जो है वो 100, 120, 200 चैट्स तक चली जाती हैं। तो अगर मुझे चैट जीपीटी से मुझे कोड लिखवाना है, तो मैं डायरेक्ट कोड लिखवाने के बजाय, क्योंकि मुझे इसका आइडिया है कि पीछे वो बैकएंड पैसे काम कर रहा होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसको कोड लिखने से पहले, उसको कुछ लिखवाने से पहले उसको देता हूँ कि ये चीज़ है जो मेरे पास हुई हुई है, इसको पहले समझ लो। उस समझने के बाद मैं उसको गाइड करता हूँ, तो फिर वही जो रिस्पॉन्स शायद मैं 10 बारी में आऊँ वो मेरे पास एक बारी में आ जाता है। समझा पा रहा हूँ बात ये? तो बिल्कुल चैट इसका बिल्कुल। जीपीटी समझ लें कॉन्टेक्स्ट कि भी देते एक, हैं। हाँ ये एक प्रो टिप समझ लें कि चैट जीपीटी से अगर आपको लग रहा है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, तो वहाँ आप स्टॉप करें, उसको बार बार प्रॉम्प्ट ना करें कि यार वो सही करे खुद, उसको कभी सही नहीं करेगा, वो उसमें और कंफ्यूज होता रहेगा। आप जो डाटा आपने उसको दिया था उसको दोबारा एक बार फीड करें और दोबारा से स्टार्ट करें, तो वो इंशाल्लाह आपको आगे ले चलेगा वहां से। ठीक है। तो वही बात जो यहाँ कि भाई चैट जीपीटी थिंकिंग नहीं करता, वो सिर्फ जो है वो प्रिडिक्ट करता है, और बैकएंड पे कोई नई चीज़ नहीं करता, वो सिर्फ ये है जो चीज़ उसे पता होती हैं उसको देखते हुए आगे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। तो बाकी आपके जो मिड जर्नी है सोरा वगैरह भी ऐसे काम करते हैं, इसको मेरे ख्याल में भी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ी अहम बात, इसको मैं ख्याल में डिस्कस कर लिया कि क्या जो है वो एआई जो है वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर लेगा। तो एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कभी भी नहीं करेगा। हाँ, मगर ये है कि जिन लोगों को एआई नहीं आती, जिनको एआई आती है, एआई जिनको आती है इस्तेमाल करना, ये मशीन लर्निंग का उनको ज़्यादा अच्छा आइडिया है। देखिए एआई भी दो किस्म की है। एक तो ये कि आपको एआई का बेसिक पता हो कि यार मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल करना सबको आता है। एक ये कि आपको मशीन लर्निंग का बेसिक्स का फंडामेंटल्स का आइडिया हो, तो आप चैट जीपीटी को, वही चैट जीपीटी को अच्छा इस्तेमाल कर सकें जिसको नॉर्मल बंदा जो है बिल्कुल बेसिक कामों के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये जो है ना हमारे पास जो है वो कि जो है वो डिफरेंस आता है कि जो जिसके से मतलब मैं समझता हूँ कि जो बंदे भी एआई यूज करते हैं तो कम से कम मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। जैसे हमने आज डिस्कस किया कि मशीन लर्निंग काम कैसे करती है, कि सिर्फ डेटा को देखते हुए रूल्स बनाती है और उन रूल्स से जो है ना वर्क करती है, दैट्स इट। तो ये चीज़ समझ के भी अगर आप चैट जीपीटी का काम करें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी जो है ना चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उसमें
नजर आनी शुरू हो जाएंगी। बाकी इंशाल्लाह ये है कि जो जो इसमें एमएल को आगे परस्यू करेंगे तो उनको और अच्छा आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये जो एआई के टूल्स हैं मैं अच्छा कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ और कैसे जो है ना मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम इसमें आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमारी मतलब वो है एक मतलब एक जो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि फ्यूचर में हमारे पास ये नहीं होगा कि मतलब खाली एआई होगी या खाली हम कहीं ह्यूमंस होंगे, बल्कि एक कॉम्बिनेशन होगा। और अभी भी जितने भी मैं सिस्टम्स बनाता हूँ तो हम कभी भी ये नहीं करते कि पूरे सिस्टम को ओवरऑल जो है ना हम वो ऑटोमेट कर दें। हम उसमें क्या करते हैं, उसके पोर्शंस को ऑटोमेट करते हैं। और ये करते हैं कि अगर इतना हम जरूर करते हैं कि अगर एक काम जो है पहले 10 लोग करे तो वो एक बंदा करता है, मगर हमें एक बंदे की जरूरत पड़ती है जो कि मतलब सिस्टम को ऑपरेट कर सके। तो ये मेरे ख्याल में जो है ना वो हमारे पास समझ लें कि जिस्ट है जो फिलहाल हमारी एआई की और मतलब बाकी चीज़ों की ना वो है, क्या कहते हैं, जो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में नई चीज़ें जा रही हैं हमारे पास। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट इसको लर्न करना चाहता है तो उसके लिए मैं कहूँगा कि वो मशीन लर्निंग को अभी से स्टार्ट कर ले सीखना। और इसके लिए एक फ्री वेबसाइट है deeplearning.ai के नाम से। वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर हैं एंड्रयू एनजी, ये मशीन लर्निंग के उसमें से आते हैं, पायनियर्स ऑफ फाउंडर्स में से आते हैं। मेरे ख्याल में मशीन लर्निंग का इससे अच्छा कोर्स इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा। तो अगर मशीन लर्निंग एज ए स्टूडेंट आपने सीखनी है तो आप उसको वहाँ पर जो है ना मतलब क्या कहते हैं जाके मतलब स्टार्ट करें। और होपफुली ये है कि वहाँ से जो है ना मतलब आपको बहुत कुछ चीज़ों का आइडिया होगा। अगर मेरे पास अभी अ, होता है ऑप्शन तो मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। डीप लर्निंग एआई, ये वेबसाइट है डीप लर्निंग एआई। यहाँ पर जो है सारे कोर्सेज हैं फ्री ऑफ, यही है मतलब इंस्ट्रक्टर हैं एंड्रयू एनजी जो मतलब मशीन लर्निंग के मतलब उसमें से आते हैं, फाउंडर्स में से आते हैं, या कम से कम जो मॉडर्न एआई है उसके फाउंडर्स में से आते हैं। और इनकी अच्छी बात है जितने कोर्स है ना इनके यहाँ पर ऐसे ये मशीन का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट पड़ा है, बाकी पढ़े हुए हैं सारे, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सीखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको इनकी सर्टिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आपको इनको पे करना पड़ता है, मगर अगर आपको सीखना है तो ये मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप सीख सकते हैं। खास तौर पे क्या कहते हैं किसी को अगर वो सीखनी है इसकी फंडामेंटल्स के एमएल और पाइथन बाकी चीज़ें जो है ना वो कैसे काम करते हैं। मैं खुद कई कोर्स जैसे मैं भी आजकल इस पे काम कर रहा हूँ रैग रिट्रीवल सिस्टम्स के ऊपर। तो जहाँ मैं फंसता हूँ मैं कोशिश करता हूँ इनके जो है नए नए कोर्स शॉर्ट कोर्स करता रहूँ, 1.5-2 घंटे के होते हैं, मगर उससे जो है ना वो बड़ा अच्छा जो है ना हमें आइडिया हो जाता है कि हम कैसे काम कर सकते हैं। तो अच्छी चैट्स भी आई हुई हैं। ठीक है, ठीक है। सर एक और सवाल था, जी क्वेश्चन बताएं। था। क्या हम्म। टीचिंग के हवाले से इसको कर सकते हैं कि टीचिंग के लिहाज से जैसे बच्चों को कोई लैंग्वेजेस इनिशियल बेस पे समझानी हो, जैसे मैं समझाता हूँ। W3 स्कूल एक वेबसाइट है जहाँ से हाँ बहुत बेसिक अच्छी है। लर्निंग ऑफ है, वहाँ से सिखाते हैं कि यार यहाँ से आप ट्राई भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो उसके लिहाज से ये डीप ऐसे लर्निंग ही है। वाली भी वेबसाइट भी ऐसी है कोर्सेज शॉर्ट के लिए? कोई ऐसी वेबसाइट बताएं डीप। जैसे न्यूली बच्चों जैसे C+ या कुछ भी ऐसी कोडिंग नहीं आती है, और को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम्म। को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कोई ऐप यूज करते हैं हम या वेबसाइट यूज करते हैं, वो कौन सी ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए? उसमें देखिए इसमें इनका इनका कोर्स है क्या कहते हैं पाइथन का भी इनका कोर्स है, ए पाइथन फॉर बिगनर्स। तो ये कोर्स कर सकते हैं पूरा आप यहाँ पर, ये कोर्स है। कोर्स के मतलब इनमें एक बात है जैसे W3 स्कूल्स में कह रहे हैं कि उनके पास जो है साथ में उनका टर्मिनल भी होता है जहाँ पर जो है वो कोड लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो फीचर इसमें पेड है। मुझे देखना पड़ेगा कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो कि मतलब वो फीचर भी आपको फ्री में देती है। मगर ये है कि मतलब फॉर पाइथन फंडामेंटल्स और मतलब अगर आपको पाइथन सीखनी है खासतौर पे एआई के लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज है जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि ये ज़रूर आप जो है ना इसको वो स्टडी करें। थैंक यू सर। ठीक है। बाकी इसके अलावा एक और वेबसाइट है फ्री कोड कैंप, उसका सर पता होगा आपको, उसका पता है फ्री कोड कैंप का। यस सर। ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट दूसरी रिसोर्स है। इसमें यूट्यूब पे पूरे 24 आवर्स तक के मतलब इनके जो है ना वो पड़े हुए हैं, क्या कहते हैं, कोर्सेज पड़े हुए हैं जो कि मतलब पूरी पूरी वीडियोज जहाँ पर जो है ना पूरा वो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, जहाँ से जो है ना वो आपको उसके फंडामेंटल्स सिखाते भी हैं और उसको कोड में अप्लाई करना भी सिखाते हैं। तो बाकी अगर उस्मान भाई कहते हैं और मतलब हमें इसका टाइम मिलता है तो फिर हम भी कोई कर लेंगे, अगर हो सका तो हम शुरू कर लेंगे। तो मगर यह है कि उसका थोड़ी शेड्यूल बनाना पड़ेगा क्योंकि टाइम जो है ना मतलब वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या तो हफ्ते में एक दिन कोई क्लास रख लेंगे अगर इसमें मतलब हमारे पास वो इसके होता है डिमांड होती है तो फिर देखते हैं तो इसका क्या करना है। तो ये ठीक है सर। इसका है स्टूडेंट का। थैंक यू स्टूडेंट के सर। बाद फिर आता है हमारे पास अगर हम कोई बिजनेस ओनर हैं
तो देखिए, बिजनेस ओनर के लिए जो मैं, अगर आप में से कोई यहाँ बिजनेस ओनर है या कोई अगर मुझसे कहता है, तो सिर्फ मैं एक बात कहूंगा कि सबसे अहम चीज़ जो है बिजनेस ओनर है वो ये है कि आप लोग इस बात को समझें कि आप लोग जो है कौन से टास्क हैं जो कि आपके पास रिपीटेटिव हैं, मतलब वो टास्क हैं जो कि मतलब आप एक ही टास्क है जो कि आप लोग जो है ना रोज करते हैं, उन टास्क को जो है हम ऑटोमेट कर सकते हैं। मगर जो अभी जो सबसे बड़ा जो आप समझ लें कि एक अलमिया है वह हमारी पाकिस्तान की खासतौर पर इंडस्ट्री का, हम डाटा को हम नहीं समझते और हम डाटा को कलेक्ट भी नहीं करते और डाटा को हम लोग सही तरह से मतलब स्टोर भी नहीं करते। मेरे एक दोस्त हैं, बड़ा अच्छे फार्मेसी के अंदर फील्ड के अंदर हैं, और हमने एक बार ट्राई किया कि हम जो है ना फार्मेसी को मतलब अपने जो है सोल्यूशंस बेचें, और उनको जो है ना मतलब वो बात करें उनसे कि यार आप अगर ये चीज़ अप्लाई करें तो आपके फार्मास्यूटिकल के अंदर जो है ना बहुत अच्छा काम जो है ना वो हो सकता है। तो हमें इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि बड़ी बड़ी मतलब इंडस्ट्रीज को छोड़ के एक दो के अलावा बाकी जो मेजोरिटी हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज हैं वो डाटा के ऊपर काम ही नहीं करती। उनका डाटा जो है मतलब प्रॉपर अभी तक कोई कंपाइल ही नहीं है और डाटा को कलेक्ट सही नहीं करते। जब वो डाटा को कलेक्ट नहीं करते तो उनका एआई का सिस्टम बन ही नहीं सकता। मतलब लिटरली इम्पॉसिबल है कि हम जो है ना मतलब उनको एआई का कोई ऐसे सोल्यूशन दे सकें जो वाकई जो है ना मतलब उनकी जो है ना मतलब समझ लें कि एक उनको ग्रोथ और एक ना उनको प्रोडक्शन, उनको ना प्रोडक्टिव वेल्थ दे सके। जो बाहरी कंपनियां हैं वहां पर यह है कि डाटा कलेक्शन के ऊपर वो पिछले 5-10 सालों से काम कर रहे हैं, और अब जो है जो वो एआई के सॉल्यूशंस बना रहे हैं तो वो जो है क्या कहते हैं कि उनके वो मेच्योर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारा जो सबसे बड़ा जो काम है, जो अगर प्रोफेशनल है बिजनेस ओनर है उसके लिए ये है कि वो सबसे पहले इस बात को आइडेंटिफाई करे, जो मतलब कुछ चीजें यहाँ स्लाइड के अंदर लिखी हैं बाकी ये। दूसरा ये कि जो भी डाटा है, डाटा को जो अपना सिस्टम है उसको डिजिटलाइज करें और डाटा को सिक्योर करने का और संभालने का कोई ना मैकेनिज्म हो डाटा कलेक्ट करने का। अगर आपके पास डाटा है और तो फिर ये है कि एआई का कोई भी सिस्टम, ए कोई भी ऑटोमेशन बनाना जो है वो बहुत आसान है, बन सकती है। मगर अगर डाटा नहीं है तो कोई भी एआई का इंजीनियर हो, कोई भी डेवलपर हो या कोई भी मतलब एजेंसी हो, वो आपके लिए मतलब बनाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी अगर बिजनेस ओनर प्रोफेशनल है तो उसको मैं कम से कम ये कहूंगा कि वो इस बात को सिर्फ रियलाइज कर लें कि देखें मशीन लर्निंग या एआई वो विदाउट डाटा कुछ भी नहीं कर सकती। तो डाटा को कलेक्शन अभी से स्टार्ट करें, और अगर इसमें कोई हेल्प चाहिए तो मैं भी किसी भी किस्म की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी लिहाज से अगर चाहिए हो किसी को। और मेरे पास कुछ और लोग भी हैं जो इस बारे में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना जो मतलब एक वो है एक गोल है वो ये है कि हम बीइंग मतलब पाकिस्तानी जो है वो हम किसी तरह से बाहर वालों से पीछे ना हो किसी भी लिहाज से। तो ये वो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि जो जब हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमें नज़र आती हैं कि जो लोगों को समझाना और लोगों को उसका आइडिया देना मुश्किल होता है। तो एज ए स्टूडेंट ये है कि आपसे ये कहूंगा कि आप इसको ज़्यादा स्टार्ट करें, और कोई चाहता है कि मतलब एज ए बिजनेस ओनर प्रोफेशनल चाहता है तो मतलब उसके लिए मैं कहूँगा डाटा कलेक्ट करें। तीसरे वो लोग कि जो मतलब एआई को सिंपल यूज़ करते हैं, उनके लिए मैं ये बात बताया कि मशीन लर्निंग की जो सिर्फ एक बात को समझ लें कि जो भी आपका एआई का मॉडल है, चाहे जीपीटी को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं सिर्फ डाटा के ऊपर। वो कुछ मैजिक नहीं कर रहा, वो कोई जो है नई चीज लेके नहीं आ रहा, सिर्फ जो डाटा उस पर वो काम करने की कोशिश कर रहा है। तो आप चैट जीपीटी से अपने बारे में पूछेंगे वो शायद आपको नहीं बता पाए क्योंकि उसके पास आपका डाटा नहीं है। मगर अगर आप उसको सही से डाटा प्रोवाइड करें और उसको सही से यूज़ करें इस बात को समझते हुए कि वो सिर्फ डाटा को देखते हुए रिस्पॉन्स करता है, तो फिर ये है कि वही काम जो आप लोग पहले करते हैं शायद 10 रिस्पॉन्स में होता है वो शायद आप एक रिस्पॉन्स में कर सकें। इसके लिए जो कम से कम जो वो लोग हैं जो सिर्फ डे टू डे लाइफ के अंदर सिर्फ वो करते हैं, सिर्फ चैट जीपीटी यूज करते हैं और इसके अलावा वो समझते हैं कि कोई और एआई के अंदर रोल नहीं चाहते आगे, तो कम से कम मैं उनसे कहूंगा कि वो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिर्फ ये बताती है कि अगर मैंने चैट जीपीटी से बात करनी है तो बात करने का एक अच्छा तरीका क्या है। चैट जीपीटी या मतलब नैनो बनाना किसी से भी मैंने बात करनी है तो बात करने का तरीका क्या है। मेरे ख्याल में उस्मान भाई काफ़ी इसमें अच्छे मतलब कोर्स वगैरह करवाते हैं, तो उस कोर्स को जरूर देखें कि बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो होती क्या है और वो कैसे काम करती है। तो ये मेरे ख्याल में जो है ना मतलब सर हम जी बताएं। सर मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे हमें आपसे राब्ता करना हो तो हम आपसे राब्ता कैसे कर सकते हैं गाइडेंस के लिए किसी चीज़ के हवाले से। आप उस्मान भाई से नंबर ले लें। अच्छा एक बात है कि नॉर्मली ऐसा होता है कभी कभी कि मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई देर से करता हूँ, मगर मैं कर देता हूँ, कभी ऐसा भी होता है 1-2 दिन बाद बात भी करता हूँ। उस्मान भाई से नंबर ले लें, नंबर लेके जो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें कि मतलब इस तरह से आपसे आपसे मेरा रब्ता हुआ था, तो इंशाल्लाह जो भी आपके इसमें होगी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँ किसी भी लिहाज से, जो भी आपको इसमें हेल्प चाहिए हो, चाहे आपको स्टूडेंट्स को अपनी टीचिंग के लिए चाहिए हो, चाहे आपको कोई अपने बिजनेस में चाहिए हो, चाहे आपको अपने कोई प्रोफेशनल करियर के लिए चाहिए हो। तो जो मुझे थैंक पता यू होगा सर। मैं गाइड कर दूंगा, जो नहीं पता होगा मैं बता दूंगा यार इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है, ये आप यहाँ से देख लें जाके। थैंक ठीक है यू। जी। तो जज़ाकल्लाह खैरन कसीरो। तो मुझे मेरे ख्याल में आइडिया होगा कि
इस सेशन के बाद कम से कम आप लोगों को, मैंने इस सेशन को बिल्कुल वो नहीं रखा कि मैथमेटिक्स है, मैं मतलब मैं एमएल को कोई कोडिंग वगैरह में जाऊं। मैंने सिर्फ बिल्कुल बेसिक इसका एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखा है, तो ताकि जो हमें सिर्फ आइडिया हो कि बेसिकली एमएल की हमारी नीड क्यों है, एमएल और एमएल बेसिकली होती क्या है। तो अगर किसी को कोई सवाल जो हमने आज सारी चीज़ें देखी तो मुझसे पूछ ले, या इसके अलावा मतलब कोई और कुछ चीज़ डिस्कस करनी हो तो मुझे बता दे। नहीं तो फिर ये है कि हम इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं, और आप में से किसी को कोई चीज़ वैसे डिस्कस करनी हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसी को कोई सवाल यहाँ तक कोई चीज़ पूछनी हो तो बताएं। सर थैंक यू हाँ सर। सर, सर बहुत जबरदस्त सेशन हुआ है। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का तो टाइम देने का। सर तो एक इसमें बस, चीज, ये जी आपकी जी, जो स्लाइड है ना वो काइंडली शेयर कर देगा उस्मान साहब से, वो ग्रुप पे शेयर करना। मैं स्लाइड जो है वो उस्मान भाई को शेयर कर देता हूँ, तो वो इंशाल्लाह उसको शेयर कर देंगे आगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ठीक थैंक है, यू। जज़ाकल्लाह थैंक यू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, और सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।